एपिसोड 121 टू 130। आर्यन की छोटी सी दालान में स्वामी और सेवक की जोड़ी एक दूसरे को घूर रही थी। आर्यन कुर्सी पर बैठा और एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ रूही की ओर देखा। वह डर से कांप रही थी, जैसे एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र जिसने कुछ गलत किया हो और उसके माता पिता द्वारा पकड़ा गया हो। वह जानती थी कि आर्यन की चुप्पी उसकी बातों से भी ज्यादा भयानक थी। वह महसूस कर सकती थी कि उस पल में उसका स्वामी उसकी यादों के माध्यम से खोज रहा था। गुरु। थोड़ी देर बाद रूही वास्तव में दबाव को सहन नहीं कर सकी और कांपती हुई आवाज में बड़बड़ाया। आर्यन की पलकें फड़क गईं और उसने तुरंत कहा, 500 साल, बहुत विचारशील। फिर, तुम्हें 500 साल बाद मुझे अपना पालतू जानवर बनाने से रोकने के लिए, मैं अभी तुम्हारी त्वचा उतार दूंगा और तुम्हारी नसें निकालकर एक औषधीय गोली में परिष्कृत कर दूंगा। आखिरकार, यह एक पूर्वीय आकाश दूसरी श्रेणी का महान गुरु स्तर का तारा जानवर है और इसके पोषक तत्व भी कम नहीं हैं। हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। रूही पसीना बहा रही थी और डर से कांप रही थी। धड़ाम, बिना किसी अनावश्यक शब्दों के रूही तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिया, 2 कदम रेंगकर और आर्यन की पिंडली को गले लगाया, जोर से रोते हुए। गुरु, तुम सब गलत समझ रहे हो। मुझे मत मारो। बिल्ली का मांस स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन ये खट्टा है। भले ही तुम इसे एक औषधीय गोली में परिष्कृत करो, फिर भी यह खट्टा होगा। दांत में दर्द होना आसान है। सिस्क सिस्क सिस्क। तो मुझे क्या करना चाहिए? एक तारा जानवर का जीवन काल बहुत लंबा है। क्या होगा अगर कुछ 100 साल बाद तुम वास्तव में मुझसे आगे निकल जाओ? मुझे क्या करना चाहिए? रूही और भी बुरी तरह से रोया। गुरु, मेरे साथ मजाक मत करो। तुम्हारी स्तर की गति के साथ मैं तुम्हें कभी नहीं पकड़ पाऊंगी। जब तक तुम आसपास हो, मैं तुम्हारा तारा पालतू, तुम्हारी नौकर और तुम्हारा कुत्ता रहूंगी। आर्यन ने सिर हिलाया। ये सच है, लेकिन मैं अभी भी बहुत दुखी हूँ। तुम्हें मुझे खुश करने के लिए कुछ करना होगा। रूही ने जल्दी से सिर हिलाया। सिर्फ एक चीज की बात मत करो। भले ही यह 100 या 1000 हो, मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। तुमने खुद कहा। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। उन 2 जानवर इंसानों को इस समय केवल तुम्हें खोजने के लिए जेमेंगला शहर में नहीं आना चाहिए, है ना? उनकी साधना पूर्वीय आकाश दूसरी श्रेणी में है। इस तरह की साधना के साथ वे कुछ जानवर इंसान संगठनों में भी साधारण अस्तित्व नहीं है। रूही ने अपनी मनमोहक चेहरे पर एक उदास नजर के साथ कहा। तो क्या तुम एक तारा जानवर हो? जेमेंगला शहर के बाहर जाओ और जांच करने के लिए कुछ तारा जानवर संगठनों की तलाश करो। पता लगाओ कि वे यहाँ क्यों हैं। आर्यन को एक स्पष्ट एहसास था कि उसके दिल में पहले की बेचैनी उन 2 जानवर इंसानों से संबंधित हो सकती है। उसने सप्तर्षि का महान रहस्य की खेती की थी और पहले से ही एक आत्मा खोज कर सकता था। हालांकि जब रूही ने अभी मदद के लिए चिल्लाया, तो महत्वपूर्ण क्षण में उसने सप्तर्षि का महान रहस्य का उपयोग करके सीधे दूसरे पक्ष के सिर और आत्मा को राख में उड़ा दिया, एक भी निशान नहीं छोड़ा। स्वर्ग की मरम्मत तकनीक और सुबह का तारा विधि 2 महान उपचारशाही तकनीकें थीं। यदि वह उनकी मरम्मत करना चाहता था, तो उसे कम से कम एक आत्मा के निशान की आवश्यकता होगी। हालांकि जब रूही ने आर्यन के शब्दों को सुना, तो वह अचानक फट गई। क्या गुरु, तुम मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हो? नहीं 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 नहीं। चाहे कुछ भी हो, मैं अभी भी एक ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखा वाला एक तारा जानवर हूँ। भले ही मुझे तुम्हारे द्वारा तुम्हारे तारे वाले पालतू जानवर के रूप में लिया गया था, मैं एक देशद्रोही नहीं हो सकती। मैं जाकर अपने ही लोगों को नहीं मार सकती। रूही के कुछ सिद्धांत थे। उसके लिए कुछ तारे वाले जानवरों को मारना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर वह पूरी तारा जानवर जाति पर जासूसी करने वाली थी, तो कौन जानता था कि कितने तारे वाले जानवर मारे जाएंगे। ये पहले ही उस सीमा से अधिक हो गया था जिसे वह सहन कर सकती थी। क्या तुम वास्तव में नहीं जा रही हो? आर्यन ने एक बार फिर से पूछा और रूही ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। बिल्कुल नहीं। भले ही मुझे तुम्हारे द्वारा मारा जाए, मेरी त्वचा उतार दी जाए, मेरी नसें निकाली जाएं और एक औषधीय गोली में परिष्कृत किया जाए, मैं निश्चित रूप से नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो मैंने मूल रूप से सोचा था कि अगर तुम मुझे जानकारी पर जासूसी करने में मदद करती हो, तो मैं तुम्हें एक औषधीय गोली से पुरस्कृत करूंगा ताकि तुम थोड़ी पहले पूर्वीय आकाश तीसरी श्रेणी में आगे बढ़ सको। अब ऐसा लगता है कि मेरे लिए इसे खुद खाना बेहतर है। रूही अवाक रह गई। उसके झटके की परवाह किए बिना आर्यन ने वास्तव में 2 तारा जानवर के शवों को सीधे परिष्कृत किया और पूरी तरह से उन्हें उसके सामने एक औषधीय गोली में बदलने वाला था। 10,000 से एक तकनीक की परिष्करण गति बेहद तेज थी। पलक झपकते ही एक सुनहरी औषधीय गोली परिष्कृत हो गई। ये हवा में घूमती थी और एक आकर्षक औषधीय सुगंध उत्सर्जित करती थी। गप, रूही ने एक मुंहलार निगल ली। ये देखकर कि आर्यन औषधीय गोली को अपनी भंडारण अंगूठी में डालने वाला था, उसके छोटे हाथ ने सीधे औषधीय गोली को पकड़ लिया। गुरु, मेरे पास एक रहस्य है जो कई सालों से मेरे दिल के नीचे छिपा हुआ है।
वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने तारे वाले जानवर हैं, वे तुम्हारे प्रति मेरी वफादारी से तुलना नहीं कर सकते हैं। क्या ये सिर्फ उन पर जानकारी के लिए जासूसी नहीं है? गुरु के लिए काम करना मेरे अस्तित्व का गौरव है। ये कहने के बाद वह एक चमक में उठ गई और एक छलांग के साथ उसका शरीर आंगन से निकल गया, क्योंकि वह जयमंगला शहर से बाहर भाग गई थी। जैसे ही उसने आंगन छोड़ा, वह अपने मुंह में औषधीय गोली को भरने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, इस डर से कि आर्यन अपने शब्द पर वापस चला जाएगा। जैसे ही औषधीय गोली उसके मुंह में गई, एक ताज़ा सुगंध उसकी नाक में आ गई और सीधे उसके माथे पर चली गई। आह, ये औषधीय गोली वास्तव में सुगंधित है। औषधीय गोली खाने के बाद रूही ने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को उबलना शुरू कर दिया। हालांकि यह पूर्वीय आकाश तीसरी श्रेणी में आगे बढ़ने की हद तक नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी खेती को एक बड़े मार्जिन से बढ़ा सकता था। उस पल में उसने अचानक महसूस किया कि आर्यन के साथ रहना काफी उपयोगी था। कम से कम जब से वह आर्यन से मिली थी, उस अवधि के दौरान उसकी खेती वास्तव में काफी बढ़ गई थी। ऐसा लगता था कि उसे सुरक्षित रूप से आर्यन के बगल में रहना होगा, तभी उसकी खेती और भी तेजी से बढ़ सकती थी। अपने खुद के सुधार के लिए तारा जानवर के हमवतन को अस्थायी रूप से खुद को बलिदान करना चाहिए। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा खून और हड्डियां एक सर्वोच्च तारा जानवर सम्राट को पोषण देंगे। मुझे 500 साल दो। नहीं, 500 साल बहुत कम है। एक और 100 साल, 600 साल जोड़ो। 600 साल बाद मैं निश्चित रूप से आर्यन को अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा और उसे अपने पालतू जानवर के रूप में स्वीकार करूंगा। हर दिन मैं तुम्हें बदला लेने के लिए उसके छोटे नितंबों पर थप्पड़ मारूंगी। आर्यन ने रूही को जाते हुए देखने के बाद उसका मूड बहुत ज्यादा आराम हो गया। जब तक उसे स्रोत मिल गया और उसने इसे हल कर दिया, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। वास्तव में भले ही उसने रूही के विचारों को खोजने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, फिर भी वह इसका अनुमान लगाने में सक्षम होगा। रूही एक तारा जानवर थी और उसकी जंगलीपन को पालतू बनाना मुश्किल था। तांग सांझांग ने सुनील को वश में करने के लिए काफी समय का उपयोग किया था। वह रूही के साथ कितने समय से था? हालांकि आर्यन रूही को नहीं मारेगा। यह इसलिए नहीं था क्योंकि रूही के पास एक ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखा थी। भले ही एक ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखा दुर्लभ थी, फिर भी एक तारा जानवर के घोंसले से एक अंडे को चुराना संभव था। जिस चीज की उसे वास्तव में परवाह थी, वह रूही का आईक्यू था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली की वृद्धि कितनी मजबूत थी, उसका कम आईक्यू अपरिवर्तनीय था। एक कम आईक्यू का मतलब था कि इसे नियंत्रित करना आसान था। एक ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखा ढूंढना आसान था, लेकिन एक ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखा और एक तारा जानवर को ढूंढना इतना आसान नहीं था जिसे नियंत्रित करना आसान था। उस पल में संजय ने फोन किया। नमस्ते पुराने यश, क्या तुमने खा लिया है? अभी तक नहीं। यह अच्छा है। राजमहल निवास पर आओ। चलो आज रात कुछ अच्छा खाते हैं। मुझे तुम्हारा ठीक से धन्यवाद करना होगा। मैं नहीं जा रहा हूँ। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने पिछले भोजन के लिए भुगतान किया। मैं इस बार पैसे लाया हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे दिए, तो मैं तुरंत वहां हूँ। जल्दी करो। अगर तुम देर से आते हो तो तुम एक निजी कमरा बुक नहीं कर पाओगे। संजय के साथ अपने भोजन के बाद के कुछ दिनों में आर्यन का जीवन एक बार फिर से सामान्य हो गया। हर सुबह उसके पास दिल्ली शहर से सूप पकौड़ी और चंडीगढ़ से गधे का मांस बंस होंगे। दोपहर में उसके पास कोलकाता शहर से चिकन, पंजाब शहर से मांस बंस, भुवनेश्वर शहर से बीफ सूप होगा। शाम को जयपुर बतख सूप और श्रीनगर शहर पैनकेक और फल। विभिन्न शक्तिशाली राज्य अकेले उसकी सेवा करेंगे और उसका जीवन बेहद लापरवाह था। इसने आर्यन को और भी ज्यादा दृढ़ बना दिया। वह निश्चित रूप से तारों वाले जानवरों को जयमंगला शहर की शांति को नष्ट नहीं करने दे सकता था। अगर उसका स्वर्गीय जैसा जीवन गायब हो गया तो यह निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक होगा। दैनिक भोजन के अलावा आर्यन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पुस्तकालय में किताबें पढ़ने में अपना बाकी समय बिताया। वह पहले ही 8 बुनियादी तारा सरणियों को पढ़ चुका था। उसने अनुमान लगाया कि वे पूरी तरह से संश्लेषित होने से पहले ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि वह मूर्ख बिल्ली रूही नहीं हिली। आर्यन ने पहले ही उसके शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान छोड़ दिया था, इसलिए उसे डर नहीं था कि वह काम से बच जाएगी, सुस्ती के लिए एक जगह ढूंढेगी और फिर उसे मूर्ख बनाने के लिए वापस आएगी। आध्यात्मिक ऊर्जा ने दिखाया कि वह वास्तव में इन कुछ दिनों से व्यस्त भाग रही थी। हालांकि दूसरे के छिपाव की हद स्पष्ट रूप से उसकी उम्मीदों से परे थी, इसलिए वह उसे खोजने में कामयाब नहीं हुआ। इस कारण से आर्यन को कुछ पछतावा महसूस हुआ। क्या वह जानता था कि अस्पताल में वापस उसे जानवर इंसानों पर हमला करने के लिए सप्तर्षि का महान रहस्य का उपयोग नहीं करना चाहिए था? सप्तर्षि का महान रहस्य एक उत्साहित ऊर्जा हमला था। इसकी खेती करने के बाद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत मजबूत हो गई, इस हद तक कि वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सीधे भौतिक संस्थाओं को उड़ा सकता था। हालांकि इसका सार अभी भी एक आध्यात्मिक खेती तकनीक से संबंधित था।
यह एक आध्यात्मिक खेती तकनीक थी। थोड़ी सी लापरवाही दुश्मन की आत्मा को सूखने और बिखरने का कारण बनेगी। नतीजतन दुश्मन की आत्मा का एक भी किनारा पीछे नहीं छोड़ा गया था। स्वाभाविक रूप से इसे स्वर्ग की मरम्मत तकनीक या सुबह का तारा विधि के साथ मरम्मत नहीं किया जा सकता था। उस सबक को ध्यान में रखते हुए भविष्य में दुश्मनों से निपटने के लिए उस तकनीक का उपयोग नहीं करना बेहतर था। नहीं तो अगर उसने 2 जानवर इंसानों की आत्माओं की मरम्मत करने के लिए उपचार तकनीक का उपयोग किया और फिर अपनी आत्माओं को खोजने के लिए सप्तर्षि का महान रहस्य का उपयोग किया, तो ये कितना सुविधाजनक होगा। अगली बार उसे हमला करने के कुछ नए तरीकों पर शोध करने पर विचार करना होगा। वह उदाहरण के लिए तारा जानवर के सिर के माध्यम से एक छेद करने और एक छेद करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। वैकल्पिक रूप से वह दूसरे पक्ष के हथियार और पैर भी काट सकता था ताकि दूसरा पक्ष न मरे और उन्हें अपनी भंडारण अंगूठी में संग्रहित कर सके। इस तरह वह कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए आत्मा खोज का उपयोग कर सकता था। उस पल में, जैसा कि सप्तर्षि संरेखण का दिन पास आ रहा था, सड़कों पर हथियारों के साथ अधिक से अधिक योद्धा थे। किराए की कंपनियों से किराए पर लिए गए काफी मार्शल कलाकार भी थे जिन्हें वापस बुलाया गया था। उन्हें 3 से 5 के समूहों में शहर में तैनात किया गया था, इंतजार कर रहे थे। भले ही शहर में तारे वाले जानवर साफ कर दिए गए थे, लोग बहुत ज्यादा लापरवाह नहीं होंगे। सालों से तारे वाले जानवरों के साथ लड़ाई ने उन्हें तारे वाले जानवरों की चालाकी और चतुराई को जानने दिया था। कोई नहीं जानता था कि तारे वाले जानवरों के पास किस तरह की तरकीबें होंगी। अगर वे लापरवाह थे तो लोगों के लिए मरना वास्तव में संभव था। हालांकि गंभीर माहौल ने आर्यन को प्रभावित नहीं किया। उसे अभिमानी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन सप्तर्षि संरेखण के आगमन के साथ भी एकमात्र चीज जो उसे चिंतित कर सकती थी, वह शायद महान संप्रदाय के शिखर पर अस्तित्व था। उनमें से एक, राजा एल, उसके जैसा कोई व्यक्ति उसके खिलाफ एक बेहतर लड़ाई लड़ सकता है। उन निम्न स्तरीय तारे वाले जानवरों के लिए वे उसके लिए छोटी मक्खियों की तरह थे। एक थप्पड़ के साथ एक को मारना वास्तव में कोई चुनौती नहीं थी। ठीक इसी तरह 1 और आधे महीने या उससे अधिक के बाद आर्यन ने अंत में 10 बुनियादी सरणियों को इकट्ठा किया और उन्हें संश्लेषित करना शुरू कर सकता था। दिव्य आत्मा की सुनहरी किताब पर सरणियों से संबंधित सभी कागजात अंत में सुनहरे हो गए थे क्योंकि उसने उन्हें पूर्णता तक समझ लिया था, एक समृद्ध सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करते हुए। आर्यन ने अपनी दिव्य आत्मा को संश्लेषण के साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया। 10 बुनियादी सरणियों ने जल्दी से 10 शब्द बनाए: हुक, स्ट्रोक, मोड़, खींचो, फाड़ना, बिंदु, चाकू मारना। अजीब शब्दों का एक और गुच्छा जिसे लोग नहीं समझ सकते थे। भूल जाओ, भूल जाओ। संश्लेषण ज्यादा महत्वपूर्ण था। 10 सुनहरे शब्द एक साथ मिश्रित हो गए। पलक झपकते ही उन्होंने एक ब्रांड नया शाही स्तर का सरणी, स्वर्गीय निर्माण सरणी बनाया। हे, एक और बहुत ही मार्मिक नाम। जैसा कि अपेक्षित था, सुनहरी किताब में बेकार नामकरण कौशल था। सुनहरी किताब ने सरणी को संश्लेषित करने के बाद ये तुरंत खेती की स्थिति में प्रवेश करना शुरू कर दिया। एक रात के बाद सुनहरी किताब पहले ही इसकी खेती पूरी कर चुकी थी। अगली सुबह आर्यन अपनी नींद से ताज़ा होकर जागा। उसने छोटे मच्छर नेट जैसे रजाई की परवाह नहीं की जो बाहर निकल रही थी। उसने तुरंत अपने दिमाग को शांत करना शुरू कर दिया और स्वर्गीय निर्माण सरणी को समझना शुरू कर दिया। सीधे शब्दों में कहें, दुनिया में सभी तारा सरणियों को तारा जानवर के तारा कोर से निकाला गया था। हालांकि तारा सरणी की शक्ति का स्रोत आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करने और नियंत्रित करने के लिए आकाश में सितारों की स्थिति की नकल करना था। यह एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तरह था जिसने सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित किया और फिर एक विशेष हमला, रक्षा या ब्रह्म मोड बनाया। एक सरणी स्थापित करने के लिए 3 प्रकार के नींव की आवश्यकता थी। एक आध्यात्मिक पत्थर या तारा जानवर कोर था जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा डाली गई थी। दूसरा सरणी का विशेष संरेखण था। तीसरा वह व्यक्ति था जिसने सरणी स्थापित की थी। आध्यात्मिक पत्थर और तारा कोर एक सरणी स्थापित करने की बुनियादी नींव थे। उन्होंने बुनियादी ऊर्जा प्रदान की, फिर सरणी के संरेखण को सक्रिय किया और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया, जिससे सरणी लगातार संचालित हो रही थी। वह अवधारणा मोटे तौर पर एक कार शुरू करने के बराबर थी। शुरुआत में इसे एक बैटरी द्वारा संचालित किया जाना था और फिर इंजन संचालित होना शुरू हो जाएगा। जहां तक उस व्यक्ति के रक्तसार का संबंध है जिसने गठन स्थापित किया था, इसका उपयोग सरणी को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। एक मालिक के बिना एक बड़ी सरणी निश्चित रूप से अपनी इच्छा के अनुसार चीजें नहीं करेगी। स्वर्गीय निर्माण सरणी एक एकल सरणी थी, लेकिन इसमें कई सरणियां एक में संयुक्त थीं। इसने यिन और यांग, ब्रह्म सरणी, साथ ही एक हमले की सरणी के 5 तत्वों को एक में इकट्ठा किया। यह हत्या सरणी प्रकार से संबंधित था। इसकी रक्षात्मक क्षमता बहुत साधारण थी, लेकिन यह अभी भी एक शाही सरणी के स्तर पर थी। इसमें मुश्किल से कुछ हो सकता था। आखिरकार यह एक हत्या सरणी थी। यह मुख्य रूप से हत्या के प्रभारी थी।
जब तक इसे पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति की जाती थी तब तक दिव्य संप्रदाय भी अंदर फंस सकता था या यहाँ तक कि गिर भी सकता था। हालांकि शर्त ये थी कि पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति हो। दूसरे शब्दों में, किसी को एक अच्छा ताराकोर या बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करना होगा। आर्यन ने अनुमान लगाया कि अगर कोई एक दिव्य महान गुरु को मारना चाहता था तो किसी को कम से कम महान गुरु स्तर पर या उससे ऊपर के कई तारा जानवर ताराकोर या लाखों आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होगी। कोई केवल ये कह सकता था कि सरणी के संवर्धन का उपयोग करने से कुछ नुकसान कम हो जाएंगे और हत्या की एक निश्चित सफलता दर सुनिश्चित होगी। यह नहीं कहा जा सकता था कि यह सर्वशक्तिमान था। ठीक उसी तरह जैसे एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक अतिरिक्त चाकू था, लोगों को एक उपकरण के साथ मारना निश्चित रूप से नंगे हाथों से उन्हें मारने से आसान था। हालांकि यह जरूरी नहीं कि उन्हें 100% निश्चितता के साथ मारने में सक्षम हो। बेशक चाकू के प्रकारों के बीच एक अंतर था। एक साधारण सरणी गठन एक जंग लगी टूटी हुई चाकू थी। आर्यन की तारा सरणी एक मिश्र धातु इस्पात चाकू थी। एक मिश्र धातु इस्पात चाकू निश्चित रूप से एक जंग लगी टूटी हुई चाकू से 100 गुना ज्यादा मजबूत थी। तारा सरणी सीखने के बाद उसने सबसे पहले अपनी भंडारण अंगूठी पर सरणी को बदल दिया और स्वर्गीय निर्माण सरणी को अंकित किया। ये भंडारण अंगूठी एक चमत्कार द्वारा तैयार की गई थी। ये सिर्फ इतना था कि सामग्री अपर्याप्त थी, इसलिए यह अस्थायी रूप से एक शाही वस्तु के मानक तक नहीं पहुंच सकती थी। इसे भविष्य में सामग्री बढ़ाने की आवश्यकता होगी। हालांकि इसने एक साधारण महान गुरु श्रेणी की कलाकृति के मानक को भी पार कर लिया था। इसमें पहले से ही अपनी खुद की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता का एक निशान था। भले ही यह खो गया था, ये दूसरों को इसे चोरी करने से रोकने के लिए स्वचालित रूप से तारा सरणी को सक्रिय करेगा। इस तरह से, हालांकि यह सही नहीं था, यह उसे कम समय में उपयोग करने के लिए पर्याप्त था। ये सब करने के बाद आर्यन ने एक लंबी सांस ली और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। उसने एक और छोटा लक्ष्य हासिल कर लिया था। सही, बिल्ली कहाँ गई? वर्तमान में आर्यन के पास पहले से ही आक्रमण के संदर्भ में शक्तिशाली कृपाण और स्वर्ग विभाजन तलवार थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के संदर्भ में उसके पास सप्तर्षि का महान रहस्य था। सुरक्षा के संदर्भ में उसके पास अविनाशी हीरा दिव्य कला थी और उसके पास शाही कवच का एक सेट भी था, काला पैमाना कवच। आध्यात्मिक ऊर्जा धीरज के संदर्भ में उसके पास वायलेट सितारों का सागर मानसिक खेती तकनीक थी। कलाकृति शोधन के संदर्भ में उसके पास दैवीय शिल्प कौशल था और रस विद्या में उसके पास 10,000 से एक था। उसके पास एक दिव्य इरादा तकनीक भी थी जो पीछा करने और भागने दोनों में बेहद शक्तिशाली थी। उपचार के संदर्भ में उसके पास स्वर्ग की मरम्मत तकनीक और सुबह का तारा विधि थी। इसके अलावा उसकी खेती पहले से ही पूर्वीय आकाश छठी श्रेणी में थी, महान गुरु रैंक के शिखर पर। वह दिव्य महान गुरु रैंक में आगे बढ़ने से सिर्फ एक कदम दूर था। उसने बिना एहसास के इतनी सारी खेती तकनीकों का आविष्कार किया था। आर्यन ने बेहद संतुष्ट महसूस किया। उसे इस दुनिया में आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया था। वह परिणाम अभी भी उस सीमा के भीतर माना जाता था जिससे वह संतुष्ट था। ये व्यर्थ नहीं था कि वह इतने लंबे समय से लगन से अध्ययन कर रहा था। उसे आगे क्या खेती करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा होगा अगर वह शाही तकनीकों की खेती कर सके, क्योंकि उसके पास पहले से ही उनमें से कुछ थे। स्वर्ग की मरम्मत तकनीक और सुबह का तारा विधि से शाही तकनीकों को एक बार फिर से संश्लेषित किया जा सकता था। वह वास्तव में देखना चाहता था कि शाही तकनीक को संश्लेषित करने के बाद उसे जो खेती तकनीक मिलेगी वह कितनी शक्तिशाली होगी। हालांकि कोई अन्य रास्ता नहीं था। पुस्तकालय के वर्तमान पैमाने के आधार पर शाही तकनीक प्राप्त करना स्वर्ग में चढ़ने जितना मुश्किल था। शायद उसे कहीं और से कुछ शाही तकनीकों को प्राप्त करने का एक तरीका सोचना चाहिए। फिर वह उनके साथ संश्लेषण करने के लिए अपनी शाही तकनीक का उपयोग कर सकता था। हालांकि इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी वर्तमान खेती केवल महान गुरु रैंक के शिखर पर थी और वह अभी तक दिव्य महान गुरु रैंक तक नहीं पहुंचा था। जब वह दिव्य महान गुरु रैंक के शिखर पर पहुंच गया तो शाही तकनीक संश्लेषण के बारे में सोचना बहुत देर नहीं होगी। आखिरकार उसकी ताकत उस स्तर तक पहुंचने के बाद कम से कम पृथ्वी पर बहुत ज्यादा लोग नहीं थे जो उसे धमकी दे सकते थे। उसने अपने दिमाग और आत्मा को शांत किया और फिर अपनी दिव्य आत्मा में खेती तकनीकों के माध्यम से स्कैन किया। वर्तमान में बुनियादी खेती तकनीकों के बीच 6 हड़ताल तकनीकें थीं जो अन्य सभी खेती तकनीकों में सबसे ज्यादा थीं। 4 हथेली तकनीकें भी थीं। ऐसा लगता था कि वह उन 2 प्रकार की खेती तकनीकों पर विचार कर सकता था। जहां तक जानवर मास्टर तकनीक, कठपुतली तकनीक और जहर मास्टर का संबंध है, उसे उनमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें सीखना बहुत परेशान करने वाला था। इसके अलावा उसे अपनी ताकत कुछ तारा पालतू जानवर या कठपुतली पर रखना पसंद नहीं था। जब वह मजबूत होगा तभी वह वास्तव में मजबूत होगा। इसके अलावा रूही जैसे व्यक्ति का IQ बहुत ज्यादा नहीं था।
अगर वह उसे मानसिक नियंत्रण देता तो वह लापरवाही से उसे धोखा दे सकता था। एक गाजर और एक बड़ी छड़ी के साथ वह उसे किसी भी पल एक छोटी भेड़ में बदल सकता था। वह क्या जानवर मास्टर तकनीक सीखेगी? क्या यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा? बात करते हुए रूही कहाँ गई? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई थी? क्या मूर्ख बिल्ली खो गई थी? कुछ देर सोचने के बाद आर्यन एक कारण नहीं सोच सका। वह केवल अपना सिर हिला सकता था और इसके बारे में सोचना बंद कर सकता था। पहले काम पर जाना बेहतर था। जहां तक रूही के मामले का संबंध है, वह तब बात करेगा जब वह इसे महसूस करेगा। जब वह पुस्तकालय में आया तो आर्यन ने अपने सहयोगियों को कम आवाज में चर्चा करते हुए सुना। क्या तुमने सुना है? इस बार सप्तर्षि संरेखित हैं। हमारे जेमेंगला शहर ने एक गैरिसन टीम, एक किराए की कंपनी और स्कूल के छात्रों को इकट्ठा किया है। कुल मिलाकर 2 मिलियन से ज्यादा निजी मार्शल कलाकार हैं। जेमेंगला शहर की वर्तमान आबादी 7 से 8 मिलियन लोग थी। इसके अलावा उस दुनिया में लगभग सभी लोग मार्शल कलाकार थे। ये सिर्फ इतना था कि उनके खेती के स्तर या तो उच्च या निम्न थे। इसलिए वे 2 मिलियन लोग वास्तव में बहुत कमजोर थे। आखिरकार उनमें से विशाल बहुमत होटियन क्षेत्र के पहले या दूसरे रैंक के साधारण लोग थे। क्या इतना सख्त होने की जरूरत है? हमारा जेमेंगला शहर इतना शांतिपूर्ण है। आमतौर पर तारा जानवर के बाल का एक किनारा भी नहीं देखा जा सकता है। सावधान रहना हमेशा अच्छा होता है। इसके अलावा ज्यादातर लोग सिर्फ स्वयंसेवक हैं। अगर वे वास्तव में लड़ना चाहते हैं तो घातकता के मामले में उन्हें कम से कम होटियन 5वीं श्रेणी या उससे ऊपर के मार्शल कलाकार होना होगा। मैंने सुना है कि इस बार कमांडर जेमेंगला शहर के गैरिसन टीम के महान गुरु नागेंद्र हैं। उन्हें बेहतर आदेश देने के लिए 9 प्रांतों के गठबंधन ने उन्हें 5 मिलियन से ज्यादा मूल्य की एक महान गुरु श्रेणी की औषधीय गोली भी दी, जिससे उन्हें पूर्वीय आकाश दूसरी श्रेणी में आगे बढ़ने के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति मिली। महान गुरु श्रेणी की औषधीय गोली, बस इसे सुनकर मुझे बहुत ईर्ष्या होती है। अगर मैं एक खरीद सकता हूं तो मेरा घर जल्द ही ध्वस्त होने वाला है। तुम क्या सोच रहे हो? हालांकि एक महान गुरु श्रेणी की औषधीय गोली का बाजार मूल्य 5 मिलियन से ज्यादा है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से पैसे से खरीदा जा सके। अगर तुम एक महान गुरु श्रेणी की औषधीय गोली या उससे ऊपर खरीदना चाहते हो तो तुम्हें अपनी योग्यता को सत्यापित करने की आवश्यकता है। अगर तुम्हारी योग्यता पर्याप्त नहीं है तो 9 प्रांतों का गठबंधन तुम्हें इसे खरीदने और उपभोग करने की अनुमति नहीं देगा। आखिरकार महान गुरु श्रेणी की औषधीय गोलियां बहुत दुर्लभ हैं। तुम्हें उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों को पोषण देने के लिए उनका जितना हो सके उतना उपयोग करने की आवश्यकता है। महान गुरु नागेंद्र उन्हें प्राप्त करने में सक्षम थे क्योंकि उनकी योग्यता बहुत अधिक थी। उस समय 32 साल की उम्र में वह महान गुरु पहली श्रेणी में आगे बढ़ गए। उनकी गिरती बारिश की तलवार और भी शानदार थी। अब वह केवल 40 साल का है और उसमें बहुत क्षमता है। 60 साल की उम्र से पहले उसके पास महान संप्रदाय में आगे बढ़ने का एक उच्च मौका है। उस बिंदु पर हर कोई ईर्ष्या और जलन से भरा हुआ था। आर्यन पास में एक किताब पढ़ रहा था, इसलिए वह उन शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। वास्तव में उसने लंबे समय से नागेंद्र के बारे में सुना था। जब वह युवा था तो उसे जेमेंगला शहर में एक प्रसिद्ध स्वर्ग के पसंदीदा के रूप में माना जा सकता था। वह उस तरह का बच्चा था जो प्रमुख परिवारों से संबंधित था। 9 प्रांतों में और यहां तक कि दुनिया में एक महान गुरु मार्शल कलाकार के लिए महान गुरु रैंक में आगे बढ़ने की औसत उम्र लगभग 40 साल थी। 30 साल की उम्र के आसपास महान गुरु क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम होना पहले से ही एक प्रतिभाशाली माना जाता था। प्रतीक को एक उदाहरण के रूप में लो, उसके पास एक शीर्ष स्तरीय दिव्य महान गुरु का व्यक्तिगत मार्गदर्शन था। उसकी तलवारबाजी भी एक शाही तकनीक के स्तर पर थी। उसने पहले कुछ सभ्य औषधीय गोलियों को निगल लिया होगा। हालांकि उसकी खेती अभी भी केवल होटियन 9वीं श्रेणी में थी। उसके जैसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए जो पूर्वीय आकाश पहली श्रेणी से थोड़ा नीचे था, उसने कम उम्र से मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया था और पूर्वीय आकाश क्षेत्र में आगे बढ़ गया था। अगर कोई भी भाग्यशाली मुठभेड़ नहीं होती तो वह शायद 26 या 27 साल का होता। कोई भी पूर्वीय आकाश क्षेत्र में तोड़ने की कठिनाई की कल्पना कर सकता था। वह वर्तमान में अपने शुरुआती 20वें दशक में था, 21 साल से कम उम्र का, और 1 साल के भीतर वह होटियन पहली श्रेणी से पूर्वीय आकाश क्षेत्र के महान गुरु रैंक के शिखर तक आगे बढ़ गया था। वह शायद दुनिया में एकमात्र था। दिन के अंत में ये सब उसकी दिव्य आत्मा की ताकत के लिए धन्यवाद था। मार्शल आर्ट के अलावा साधारण लोग मुख्य रूप से 1 या 2 खेती तकनीकों की खेती करेंगे। थोड़ी देर बाद वे विचलित हो जाएंगे। अकेले 1 या 2 खेती तकनीकों की खेती करना कहीं ज्यादा लागत प्रभावी था। इसके अलावा उन्हें ध्यान करना या लड़ना था इससे पहले कि वे अपने शरीर में मार्शल आर्ट को सक्रिय कर सकें और अपनी खेती को जमा करने के लिए खेती कर सकें। अकेले दिव्य आत्मा लगभग 10 मार्शल आर्ट तक पहुंच गई थी और वे सभी शाही तकनीकें थीं। उन्होंने हर समय खुद से भी खेती की। यह एक खेल खेलने जैसा था। बेशक
गति साधारण लोगों की तुलना में बहुत दूर थी। जहां तक औषधीय गोली का संबंध है, काली पंख वाली सांप के साथ उसने जो औषधीय गोली परिष्कृत की थी, वह एक साधारण महान गुरु श्रेणी की औषधीय गोली के स्तर से ऊपर होनी चाहिए। हालांकि यह एक शाही श्रेणी की गोली के स्तर तक नहीं पहुंची थी, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसकी एक साधारण महान गुरु श्रेणी की औषधीय गोली तुलना कर सकती थी। ये कम से कम 5 या 6 साधारण महान गुरु श्रेणी की औषधीय गोलियों के बराबर थी। देखने से ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि उसने धोखा दिया था। उसने न केवल पीछे का दरवाजा खोला, बल्कि उसने इसे जितना हो सके उतना चौड़ा खोलने की भी कोशिश की। वह केवल ये कहना चाहता था कि स्वर्ग उस चीज के बारे में थोड़ा पागल था। गुरु, अगर तुम अब नहीं आते हो तो मैं मालिक बनने जा रहा हूं। आज की शिफ्ट के आधे रास्ते में निदेशक सुरेश दोपहर में काम पर चले गए। उसने पुस्तकालय के सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और बैठक शुरू की। मैंने आज हर किसी को यहाँ मुख्य रूप से सप्तर्षि संरेखण के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा किया है। जैसा कि हर कोई जानता है, सप्तर्षि संरेखण के दिन तारा जानवर दंगा करेंगे। तारीख की पुष्टि अक्टूबर के मध्य के आसपास 7 दिनों के लिए की गई है। इन 7 दिनों के दौरान पूरा जयमंगला शहर एक असुरक्षित स्थिति में होगा। इसलिए पिछली रक्षा मिशन के अनुसार राज्यपाल के राजभवन ने अनुरोध किया कि विभिन्न इकाइयों के सभी कर्मचारियों को घर लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें आसपास की इमारतों में इकट्ठा होना था जो तारे वाले जानवरों का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत थीं। हमारे पुस्तकालय के सभी सदस्यों को छात्रावासों में रहना होगा। जिनके परिवार के सदस्य हैं, उन्हें भी लाया जा सकता है। वे केवल अनसीलिंग के दिन पुस्तकालय छोड़ सकते हैं। तारे वाले जानवरों के आक्रमण का विरोध करने के लिए मनुष्यों ने शहर में इमारतों को मजबूत किया था। इन इमारतों की रक्षात्मक क्षमता आर्यन के पिछले जीवन की तुलना में बहुत मजबूत थी। हालांकि इसकी अभी भी एक सीमा थी। इमारतों को तारे वाले जानवरों द्वारा नष्ट होने से रोकने के लिए मनुष्यों को बड़े पैमाने पर तारे वाले जानवरों के संपर्क में लाया गया था। इसलिए उन्हें संकट के समय में मनुष्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ विशिष्ट इमारतों की आवश्यकता थी। स्कूल, पुस्तकालय और कुछ बड़े पैमाने पर किराए की कंपनियां। भवन सामग्री का घनत्व कई ग्रेड अधिक था। इसके अलावा उनकी रक्षा के लिए कुछ रक्षात्मक सरणियां भी थीं। तारे वाले जानवरों के लिए इन स्थानों पर हमला करना मुश्किल था और युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं को शहर की बाहरी और भीतरी सड़कों पर तारे वाले जानवरों के खिलाफ लड़ने के लिए व्यवस्थित किया जाएगा। यह मनुष्यों की हताहतों को सबसे बड़ी हद तक कम कर सकता था। उन साधारण इमारतों के लिए, हालांकि वे क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, उन्हें अत्यधिक रूप से बर्बाद नहीं किया जाएगा। देश उन्हें क्षतिपूर्ति करेगा। बैठक के बाद वे कर्मचारियों को अपने घरों में मूल्यवान वस्तुओं को अग्रिम रूप से, जैसे हथियार, सुरक्षात्मक उपकरण, दुर्लभ सामग्री आदि, अत्यधिक आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए कुछ समय देने के लिए दोपहर में एक आधा दिन की छुट्टी लेंगे। आर्यन को परवाह नहीं थी। वह पूरे यार्ड को संग्रहित करने के लिए अपनी भंडारण अंगूठी का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा वह एक स्नातक था और उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी। वह पुस्तकालय के छात्रावास में अकेले रह रहा था, इसलिए पूरे परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए जबकि अन्य अभी भी परिवार के सदस्यों की तलाश करने और चीजों को स्थानांतरित करने में व्यस्त थे, आर्यन अभी भी पुस्तकालय में पढ़ रहा था। ठीक इसी तरह 2 और दिन बीत गए और रूही से अंत में खबर आई। यह आध्यात्मिक ऊर्जा की एक जानकारी थी। रूही माया बिल्ली कबीले का एक सदस्य था और आध्यात्मिक ऊर्जा में विशिष्ट था। इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जानकारी प्रसारित करना बहुत आसान था। आध्यात्मिक ऊर्जा की जानकारी को एक निश्चित दिशा में हवा में प्रसारित किया जा सकता था और फिर लक्ष्य के पास पुनः प्राप्त किया जा सकता था। जब ये लक्ष्य से मिलता था तो ये स्वचालित रूप से खुद को इससे जोड़ देगा। इसके अलावा इसे एन्क्रिप्ट किया गया था। जब तक यह एक बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक कृषक नहीं था, तब तक इसे तोड़ना असंभव था। इसे जबरन तोड़ने से केवल जानकारी का विनाश होगा। आर्यन ने जानकारी प्राप्त करने के बाद उसने इसे सप्तर्षि का महान रहस्य के साथ सीधे डिक्रिप्ट किया। गुरु, मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि उनका उद्देश्य क्या है। इन तारे वाले जानवरों की वास्तव में एक बड़ी योजना है। उन्होंने अपनी भंडारण अंगूठियों में टेलीपोर्टेशन तारा चिन्ह स्थापित किए और फिर विभिन्न शहरों में मनुष्यों को भंडारण अंगूठियां बेचीं। जब सप्तर्षि संरेखित होंगे तो वे सीधे तारे वाले जानवरों को टेलीपोर्ट करेंगे। आर्यन दंग रह गया। स्पष्ट रूप से उसने उम्मीद नहीं की थी कि तारे वाले जानवरों के पास इस तरह की एक विधि होगी। ऐसा लगता है कि तारे वाले जानवरों की बुद्धि काफी अधिक थी। मानव पक्ष पर सप्तर्षि संरेखण के दिन से पहले वे पहले तारे वाले जानवरों की एक लहर को साफ कर देंगे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वे सप्तर्षि संरेखण के दिन कम तारे वाले जानवरों से निपटेंगे, लेकिन अंत में तारे वाले जानवरों ने सीधे अपनी रणनीति बदल दी। वे टेलीपोर्टेशन सरणी को छिपाने के लिए स्थानिक भंडारण अंगूठी का उपयोग करेंगे और फिर तारे वाले जानवरों को टेलीपोर्ट करने से पहले सप्तर्षि संरेखण के दिन तक इंतजार करेंगे।
इस तरह से मानव जाति ने जो रक्षा अग्रिम रूप से तैयार की थी वह सब बेकार हो जाएगी। हालांकि आर्यन बहुत ज्यादा निश्चित नहीं था कि दूसरे पक्ष में कितने लोग थे और वे कितने मजबूत थे। अगर उनके पास ज्यादा लोग नहीं थे और उनकी खेती मजबूत नहीं थी तो घबराने की जरूरत नहीं थी। हालांकि अगर उनके पास बहुत ज्यादा लोग थे और स्थिति की देखरेख करने वाले मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे तो उसे और ज्यादा ध्यान देना होगा। आर्यन एक संत नहीं था, लेकिन अगर दूसरा पक्ष जैमेंग्ला शहर के लिए बहुत ज्यादा खतरा पैदा करता है, जैसे कि लाखों मानव योद्धाओं का नरसंहार करना और जैमेंग्ला शहर को गंभीर रूप से घायल करना, तो वह इसे देखने के लिए तैयार नहीं होगा। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि वह अभी भी एक इंसान था जो अपनी खुद की जाति को दूसरे जातियों द्वारा नरसंहार होते हुए देख पाएगा, जैसे कि वे मुर्गियों और कुत्तों का वध कर रहे थे। बस इतना कहो कि मानव जाति को बहुत नुकसान हुआ था और तारे वाले जानवरों की सेनाएं धीरे धीरे मजबूत हो रही थीं। अंत में पूरी मानव जाति अगर धूप से काट दी जाती और शाश्वत दंड की भूमि में गिर जाती, वह भी एक आसान समय नहीं होगा। वह अभी भी उस सिद्धांत से अवगत था कि होंठ मर गए थे और दांत ठंडे थे। इसके अलावा अगर वह इतने सारे तारे वाले जानवरों को मार सकता है तो उसे निश्चित रूप से बहुत सारा ताज़ा खून मिलेगा। जब वह समय आएगा तो क्या शांति जल्द ही आएगी। आर्यन ने लंबे समय से इसकी लालसा की थी। उस बिंदु तक सोचते हुए आर्यन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा भेजे गए निर्देशांक के अनुसार एक और एन्क्रिप्टेड आध्यात्मिक ऊर्जा संदेश भेजा और इसे प्रसारित किया। सामान्य विचार ये था कि रूही को दूसरे पक्ष की संख्या और उनके पास कितने मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे इसके बारे में ठीक से पूछताछ करनी होगी। इस मामले को पूरा करने के बाद वह वापस आएगी और वह उसे एक औषधीय गोली से पुरस्कृत करेगा। जहां तक उसका संबंध है, उसने सप्तर्षि का महान रहस्य का उपयोग करके चारों ओर झांका और उस स्थानिक भंडारण अंगूठी को पाया। इसे उस अमीर आदमी द्वारा सुरक्षित में रखा गया था जिसने इसे खरीदा था। उसने इसकी रक्षा के लिए एक सरणी गठन भी स्थापित किया था। इसने आर्यन को बेहद अवाक बना दिया। उन अमीर लोगों ने वास्तव में इसे अपने पिता के रूप में माना था जब उन्होंने एक लग्जरी वस्तु खरीदी थी। उस सुरक्षित को बनाने की लागत का अनुमान है कि 100 मिलियन से कम नहीं होगा। अगर तुमने इसे खरीदा है तो बस इसे साथ ले आओ। कम से कम जब किसी ने इसे देखा तो वे कहेंगे, धिक्कार है, वह एक भंडारण अंगूठी लाया। इसे खरीदने का बिंदु दिखावा करना था, है ना? अगर वह दिखावा नहीं कर रहा था तो वह इसे क्यों खरीदेगा? आर्यन उसके साथ संवाद करने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। संभवतः भले ही उसने उससे इसके लिए पूछा, वह उसे नहीं देगा। इसलिए उसने सीधे टेलीपोर्ट करने के लिए दिव्य इरादे का उपयोग किया। उसने अभी अभी शाही सरणी सीखी थी, इसलिए ऐसी एक छोटी सरणी को हल करना कोई भी आसान नहीं हो सकता था। फिर उसने तुरंत अंगूठी को दूर ले लिया। उस अमीर आदमी ने शायद इसे सुरक्षित में संग्रहित करने के लिए वापस खरीदा था, जैसे कि यह एक खजाना था। उसने बाकी नहीं पढ़ा क्योंकि आर्यन ने पुलिस कॉल की कोई खबर नहीं देखी। ठीक इसी तरह अगले कुछ दिनों के लिए आर्यन पुस्तकालय में पढ़ रहा था, रूही से खबर का इंतजार कर रहा था। जब से स्वामी और सेवक जुड़े थे, वे हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संवाद कर रहे थे। पहले दिन, अरे गुरु, मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि उनका उद्देश्य क्या है। ये तारे वाले जानवर वास्तव में एक बड़ी योजना है। उन्होंने अपनी भंडारण अंगूठियों में टेलीपोर्टेशन तारा चिन्ह स्थापित किए और फिर विभिन्न शहरों में मनुष्यों को भंडारण अंगूठियां बेचीं। जब सप्तर्षि संरेखित होंगे तो वे सीधे तारे वाले जानवरों को टेलीपोर्ट करेंगे। आर्यन ने जवाब दिया, हाँ। 5वें दिन, अरे गुरु, मैं उनका छोटा कप्तान बन गया हूँ। उनके पास कुल 7 बड़ी टीमें हैं जो जैमेंग्ला शहर और आसपास के शहरों के प्रभारी थीं। प्रत्येक टीम में कुल 20,000 तारे वाले जानवर हैं। उन्हें कुल 140 से ज्यादा टीमों में विभाजित किया गया है। हालांकि वे मुझ पर शक करना शुरू कर रहे थे। कृपया जल्दी आओ और मुझे बचाओ, आर्यन ने कहा। फिर से जांच करो। उनके पास कितने मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं? कितने महान गुरु, कितने महान गुरु, और क्या उनके पास एक दिव्य महान गुरु है? 10वें दिन, अरे गुरु, मुझे उन्हें धोखा देना आसान नहीं था। मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि उनके प्रत्येक टीम के नेता के पास एक पूर्वीय आकाश पहली श्रेणी के मार्शल कलाकार की ताकत है। उनके पास 10 से ज्यादा पूर्वीय आकाश दूसरी श्रेणी के कंपनी के नेता हैं। जहां तक दस्ते के नेताओं का संबंध है, उनमें से प्रत्येक के पास एक पूर्वीय आकाश तीसरी श्रेणी की ताकत है। एक संत दूत भी है जिसके पास एक पूर्वीय आकाश 5वीं श्रेणी की खेती है। कृपया जल्दी आओ। वे चाहते हैं कि मैं एक दस्ते का नेता बनूं और जैमेंग्ला शहर पर हमला करने के लिए एक टीम का नेतृत्व करूं। आर्यन ने कहा, फिर से जांच करो। क्या कोई दिव्य महान गुरु है? हालांकि अगले कुछ दिनों में रूही एक बार फिर से बिना किसी निशान के गायब हो गई। इसने आर्यन को थोड़ा उलझन में महसूस कराया। इसलिए सप्तर्षि संरेखित थे। ये सिर्फ एक दिन दूर था और यह आने वाला था। दिन के दौरान आर्यन पहले से ही आकाश में 7 जुड़े हुए सितारों को देख सकता था। पूरे जैमेंग्ला शहर में माहौल पहले से ही गंभीर होना शुरू हो गया था।
सड़कों पर हर कोई पहले से ही एक पूरी तरह से सशस्त्र स्थिति में प्रवेश कर चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि रूही ने अपनी रक्त रेखा को नहीं दबाया और एक उन्माद में चली गई, विद्रोह कर रही थी? क्या उसे किसी ने खत्म कर दिया था? महान संदेह के साथ आर्यन पहली बार एक आध्यात्मिक संदेश भेजने के लिए पहल करने में मदद नहीं कर सका। रूही, क्या तुमने पता लगाया? उसके आश्चर्य के लिए रूही ने वास्तव में अपने संदेश का बहुत जल्दी जवाब दिया। क्या पता लगाऊं? तारे वाले जानवरों की संख्या और ताकत। ओह श्री यश, क्या तुम भूल गए हो कि मैं एक तारा जानवर हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनी तरह का रहस्य बताऊंगा? बस मेरे क्रोध द्वारा दंडित होने के लिए इंतजार करो। कुछ गलत लग रहा था। रूही के दिमाग में उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा डाली गई थी। हालांकि वह एक हवा का सिर थी, वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि उसे इतनी खुले तौर पर विरोध करने की हिम्मत करे। नहीं तो वह एक विचार के साथ उसे मार सकता था। क्या ये हो सकता है? आर्यन को अभी भी याद था कि उसने अपने पिछले जीवन में कुछ फिल्में देखी थीं। कई जासूसों ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन अंत में वे किसी और के मालिक बन गए। क्या ऐसा हो सकता है कि रूही को भी एक उच्च रैंकिंग पद दिया गया था और वह किसी के नियंत्रण में गिर गई थी? आखिरकार उसके पास एक ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखा थी, इसलिए दूसरा पक्ष उसे और ज्यादा महत्व देगा। इसके अलावा उसे नहीं पता था कि उनमें से कोई दिव्य महान गुरु था या नहीं। अगर कोई था, तो उनके पास उस आध्यात्मिक छाप को मिटाने का कुछ साधन होना चाहिए जो उसने रूही के दिमाग में छोड़ा था। उस मामले में रूही के लिए विद्रोह करना असंभव नहीं था। जब उसने वह सोचा तो आर्यन की टकटकी थोड़ी ठंडी हो गई। अगर रूही ने वास्तव में विद्रोह किया तो वह निश्चित रूप से उसे आसानी से जाने नहीं देगा। उसने अपने हाथ में स्थानिक भंडारण अंगूठी के साथ छेड़छाड़ की। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे कि वह गहरे विचार में था। कल वह दिन होगा जब सप्तर्षि संरेखित होंगे। उस समय तारे वाले जानवर निश्चित रूप से उस अंगूठी के अंदर स्थानिक टेलीपोर्टेशन सरणी खोलेंगे। उस समय वह अपने रास्ते को मारने और रूही को खोजने का अवसर लेगा। जिसने भी उसे धोखा देने की हिम्मत की वह मर जाएगा। उसी समय दूसरी तरफ राजपूत और कुरु प्रांत के बीच की सीमा पर एक घाटी के नीचे 1,00,000 पहाड़ों में दर्द की चीखें सुनी जा सकती थीं। इसे रोको, इसे रोको, मेरी हड्डियां टूटने वाली हैं। सिस्क सिस्क सिस्क। रूही एक पत्थर के खंभे से बंधी हुई थी और अनगिनत बार कोड़े मारे गए थे। उसका वह छोटा चेहरा एक अंतहीन नल की तरह रो रहा था। कोई भी उसके लिए दया महसूस करने में मदद नहीं कर सकता था। दयनीय, एक तारा जानवर के रूप में तुम मनुष्यों द्वारा दास बनाए गए थे और यहाँ तक कि उनके गुलाम बन गए थे। तुम्हारे पास अभी भी दया के लिए भीख मांगने का चेहरा है। तुम सही हो। कोड़े को कोड़े मारने वाला एक काला तेंदुआ आकार का तारा जानवर महान गुरु था। रूही पर थूकने के बाद वह मंच से कूद गया, जिससे असंख्य तारे वाले जानवरों को उत्साहित दहाड़ें निकलने लगीं। काला तेंदुआ महान गुरु एक और तारा जानवर मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के सामने आया जो पूरी तरह से एक इंसान में विकसित हो गया था। उसके पास केवल 2 गाल और एक अजीब निशान का एक निशान था। वह अभी तक पूरी तरह से एक इंसान में विकसित नहीं हुआ था। मैंने लंबे समय से देखा है कि उसके साथ कुछ गलत है। वह हमेशा रहस्यमय और चालाकी से काम कर रही है। वह समय समय पर आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों को गुप्त रूप से भी भेजती है। यह एक दया है कि उसके पास माया बिल्ली की रक्त रेखा है और वह स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती करने के लिए उपयुक्त है। मैंने उसे निगरानी करने के लिए जो अधीनस्थ भेजे थे वे आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती के मामले में 2 तेज चाकू की तरह हैं। उन्होंने उसे बार बार सुना है, लेकिन वे अभी भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सके। उन्होंने केवल एक शब्द को अस्पष्ट रूप से सुना, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह शब्द क्या दर्शाता है। अंत में वे वापस आए और महान गुरु शिव से पूछा और पाया कि वह शब्द वास्तव में गुरु था। मैं बहुत गुस्से में हूँ। यह शापित देशद्रोही बिल्ली। संत दूत ने सिर हिलाया। सौभाग्य से तुमने समय पर एक जासूस के रूप में उसकी पहचान की खोज की। नहीं तो मानव जाति पर जवाबी हमला करने की हमारी योजना बहुत अच्छी तरह से विफल हो सकती थी। संत दूत, मैंने पहले ही उसके और उसके मानव गुरु के बीच के रिश्ते को तोड़ दिया है। हालांकि एक शानदार ड्रैगन श्रेणी के तारे वाले जानवर के रूप में क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर उसने हमें धोखा दिया और मनुष्यों का तारा पालतू जानवर बन गया? क्या उसके उदाहरण को बनाना बेहतर नहीं होगा? संत दूत नामक बुजुर्ग ने रूही पर एक नजर डाली। वह अभी भी एक बच्चा है। उसे मनुष्यों द्वारा थोड़ी देर के लिए धोखा दिया गया था। समय के साथ वह धीरे धीरे बदल जाएगी। मनुष्यों के साथ उसके संबंध को तोड़ना उसके पीछे हटने के रास्ते को काटना था। अगर वह फिर से मनुष्यों की तलाश करना चाहती है तो उसे यह विचार करना होगा कि क्या उसे नाराज मनुष्यों द्वारा मार दिया जाएगा। आखिरकार वह भी एक ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखा वाला एक तारा जानवर था। जब वह भविष्य में बड़ी होगी तो वह हमारे लिए एक बड़ी मदद होगी। अगर हम उसे मारने से बच सकते हैं तो ये बेहतर है कि ऐसा न करें। संत बुद्धिमान है। आदेश को नीचे पारित करें।
आधी रात को कुछ बड़े शहरों में ले जाने वाले टेलीपोर्टेशन स्थान को खोलें। आज रात आधी रात को मानव दुनिया में सभी का वध करो। हाँ, तारे वाले जानवर गठन में खड़े हो गए। अनगिनत तारे वाले जानवरों ने घाटी में खून के प्यासे दहाड़ें निकाली। रूही, जिसे अब कोड़े नहीं मारे जा रहे थे, राहत की सांस लेने में मदद नहीं कर सकी। उसने नीचे तारे वाले जानवरों को देखा और अपना सिर हिलाने में मदद नहीं कर सकी। उन दयनीय साथियों के उस समूह को अभी भी नहीं पता था कि वे किस तरह के चालबाज का सामना करने जा रहे थे। केवल उन 1 लाख के साथ, भले ही उन्हें सप्तर्षि से आशीर्वाद मिला था, वे शायद उस साथी द्वारा सभी मांस के कटार में बदल दिए जाएंगे, है ना? मूल रूप से वह अभी भी उनके लिए कुछ दया महसूस करती थी क्योंकि वे भी तारे वाले जानवर थे। अंत में उसने उम्मीद नहीं की कि वे वास्तव में उसे इतनी बुरी तरह से मारेंगे। तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोषी मत ठहराओ। उस जगह में तारे वाले जानवरों में मुर्गियां, बत्तख, हंस, खरगोश, गाय, भेड़, कुत्ते, मछली, झींगे, केकड़े शामिल थे। सभी प्रकार की जातियां थीं। जब समय आएगा तो वह तलना, पकाना, ग्रिल करना। आर्यन इसे अपने दिल की सामग्री के लिए खाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, उस पल में रूही ने अचानक महसूस किया कि आर्यन का पालन करना इतना बुरा नहीं था। कम से कम वह अच्छी तरह से खा सकती थी और अच्छी तरह से पी सकती थी। वह अपनी खेती को भी जल्दी से बढ़ा सकती थी। क्यों नहीं, कुछ और समय जोड़ने पर विचार करें। वह पहले 700 साल के लिए उसकी गुलाम हो सकती थी, है ना? 700 साल बाद उसने शायद बहुत सारी अच्छी चीजें खाई होंगी। उसकी खेती पहले से ही बहुत मजबूत होनी चाहिए। उस समय उसके लिए फिर से स्वतंत्र होना बहुत देर नहीं होगा। समय थोड़ा थोड़ा बीत गया। बहुत जल्द यह आधी रात थी। उस पल में आकाश में 7 उज्ज्वल तारे अंत में अपनी प्रक्षेपवक्र के साथ एक सीधी रेखा में चले गए। उस पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चुंबकीय क्षेत्र अचानक एक अजीब बदलाव से गुजरता हुआ लग रहा था। हवा में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक तेजी से बढ़ गई। आर्यन, जो पुस्तकालय में रात में पढ़ रहा था, धीरे धीरे खिड़की पर चला गया। एक शिखर महान गुरु के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इस मामूली बदलाव को आसानी से महसूस कर सकता था। क्या ये शुरू होने वाला है? उसने बेहोश रूप से महसूस किया कि उसके शरीर में दिव्य आत्मा की सुनहरी किताब थोड़ी बेचैन थी। इसने आर्यन को अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए प्रेरित किया। दिव्य आत्मा की सुनहरी किताब तेजी से दर पर आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। क्या चल रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि सप्तर्षि संरेखण का भी इंसान की दिव्य आत्मा पर एक विशेष प्रभाव था? संदेह के साथ आर्यन ने सप्तर्षि का महान रहस्य का उपयोग किया और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से फैल गई। अंत में उसने पाया कि दूसरे इंसान की दिव्य आत्माओं में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। क्या चल रहा था? केवल उसकी दिव्य आत्मा तारे वाले जानवरों की तरह सप्तर्षि संरेखण के प्रति एक प्रतिक्रिया थी। उसकी दिव्य आत्मा के बारे में क्या खास था? हालांकि समय ने आर्यन को बहुत ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया क्योंकि उसने अचानक महसूस किया कि उसकी जेब में अंगूठी एक अजीब स्थानिक उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी। अंगूठी के अंदर स्थानिक टेलीपोर्टेशन सरणी खोली गई थी। तारा जानवर सेना आ रही थी। एक विचार के साथ आर्यन का शरीर तुरंत वहां से गायब हो गया जहां वह था और फिर से प्रकट हुआ। वह पहले से ही जैमेंगला शहर के बाहरी इलाके में एक अस्पष्ट क्षेत्र में आ गया था। उसने भंडारण अंगूठी को जमीन पर रखा। स्थानिक गठन धीरे धीरे एक विशाल टेलीपोर्टेशन दरवाजे का आकार लेने लगा जिसका व्यास 30 फीट से ज्यादा था। आर्यन स्पष्ट रूप से टेलीपोर्टेशन दरवाजे के दूसरे छोर से आने वाली एक मोटी खून प्यासी आभा को महसूस कर सकता था। उस पल में सप्तर्षि का महान रहस्य पहले ही कई 100 मील के दायरे को कवर कर चुका था। जैमेंगला शहर के आसपास के अन्य शहरों में अराजकता पहले ही टूटने लगी थी। 2 निकटतम शहरों के लोग अलार्म में चिल्लाना शुरू कर दिया। तारा जानवर यहाँ हैं। तारा जानवर कहाँ से आए? इतने सारे तारे वाले जानवर क्यों हैं? जल्दी बचाओ। सभी प्रकार की घबराई हुई चीखें और विलाप एक एक करके फैलने लगे। आर्यन जानता था कि उसके सामने स्थानिक गेट जल्द ही अनगिनत तारे वाले जानवरों को जैमेंगला शहर में मनुष्यों को निगलने और नष्ट करने के प्रयास में बाहर निकाल देगा। एक गहरी सांस लेते हुए आर्यन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। बेशक वह ऐसी चीज को होने की अनुमति नहीं देगा। जब खतरा आने वाला था तो वह उसका स्वागत करने के लिए एक तोप का उपयोग करेगा और उसे उसके पालने में नष्ट कर देगा। एक विचार के साथ आर्यन की पीठ के पीछे से प्रकाश की एक किरण निकल गई। यह एक शुद्ध सुनहरी तलवार की किरण थी जिसमें स्वर्ग विभाजन तलवार का शक्तिशाली तलवार इरादा और एक शिखर महान गुरु की शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा थी। यह शाही तकनीक का एक शक्तिशाली प्रवर्धन था। करीब से पीछा करते हुए दूसरी किरण, तीसरी किरण और चौथी किरण। जल्द ही आर्यन के पीछे पूरी रात का आकाश जलाया गया था। अनगिनत सुनहरी तलवार की किरणें जैमेंगला शहर के लगभग आधे हिस्से को जलाती थीं। जैमेंगला शहर के मार्शल आर्ट विशेषज्ञों ने उस शक्ति को महसूस किया और एक साथ इकट्ठा हो गए। उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं क्योंकि उन्होंने दृश्य को देखा।
क्या एक शक्तिशाली शक्ति! ओह मेरे भगवान, ये शक्ति बस चौंकाने वाली है। यह अविश्वसनीय है। पूरे 9 प्रांतों में कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? तलवार की रोशनी! क्या वह हमारे जैमेंगला शहर का बेजोड़ तलवारबाज हो सकता है? ये वह है, ये वह होना चाहिए, लेकिन वह इस समय क्यों दिखाई देगा? हमारे जैमेंगला शहर को अभी तक एक तारा जानवर का सामना नहीं करना पड़ा है। जैसे ही हर कोई उलझन में था, विनय तुरंत दौड़ा और चिल्लाया, सभी, कुछ बुरा हुआ है। कानपुर, चेन्नई, आसपास के शहरों ने सभी बड़े पैमाने पर तारा जानवर हमलों का सामना किया है। ये कैसे संभव है? क्या शाओलिन मार्शल आर्ट अकादमी के महान गुरु अमित ने आसपास के शहरों में नहीं झांका? भले ही तारे वाले जानवर हों, ये बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता है। क्या तुमने कोई गलती की? विनय ने बेसब्री से अपने पैरों को मारा। ये सच है, शहर अब अराजकता में है। तारे वाले जानवर अचानक शहरों से बाहर निकले और उन्हें गार्ड से पकड़ लिया। वे सभी पागल हो गए हैं। हर किसी ने एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे की आंखों में सदमे को देख सकते थे। एक बड़े पैमाने पर तारा जानवर घात, और यह एक शहर के भीतर से था। क्या ये हो सकता है? एक टेलीपोर्टेशन सरणी! एक शहर में एक टेलीपोर्टेशन सरणी कैसे स्थापित की गई थी? एक टेलीपोर्टेशन सरणी कोई साधारण तारा सरणी नहीं थी। अगर कोई एक स्थापित करना चाहता था तो किसी को बहुत परेशानी से गुजरना होगा। इसकी गतिविधियां निश्चित रूप से छोटी नहीं थीं। अगर एक तारा जानवर कुछ शहरों में एक तारा सरणी स्थापित करना चाहता था तो इसे निश्चित रूप से दूसरों द्वारा खोजा जाएगा। उन्हें किसी भी शहर द्वारा क्यों नहीं खोजा गया? उस पल में राजेंद्र ने अचानक कुछ सोचा। एक स्थानिक अंगूठी! पिछले महीने क्या पूर्व हवा नीलामी घर ने कुछ शहरों में भंडारण अंगूठियों की नीलामी की थी? जब वह गुजरात प्रांत में पढ़ा रहा था तो उसने एक किताब में पढ़ा था कि भंडारण अंगूठियां कुछ टेलीपोर्टेशन सरणियों को रिकॉर्ड कर सकती थीं। तारा जानवर के साथ युद्ध के दौरान उनके पास बेहद विशेष प्रभाव थे। जब उसने कई शहरों में स्थानिक अंगूठियों की गर्म नीलामी के बारे में सोचा तो उसने तुरंत अनुमान लगाया कि तारे वाले जानवर शहर में कैसे प्रवेश कर गए थे। जब उसने वह कहा तो हर किसी की अभिव्यक्ति बदल गई। धिक्कार है, हमारे जैमेंगला शहर की स्थानिक अंगूठी कहाँ है? जिस व्यक्ति ने अंगूठी खरीदी थी वह जैमेंगला शहर के हेग निर्माण समूह का मालिक महेश है। जल्दी उससे संपर्क करो। मानव जाति की वर्तमान प्रतिभा! हर कोई घबरा गया और तुरंत हेग समूह के मालिक महेश से संपर्क किया। वह मामला कोई मजाक नहीं था। अगर उस भंडारण अंगूठी में वास्तव में एक तारा जानवर टेलीपोर्टेशन सरणी थी तो ये पूरे जैमेंगला शहर पर एक विनाशकारी प्रभाव पैदा करने की बहुत संभावना थी। मृत्यु की न्यूनतम संख्या कम से कम 5 आंकड़े होगी। वह नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि महेश एक प्रसिद्ध स्थानीय उद्यमी था। राज्यपाल को आसानी से उसका नंबर मिल सकता था। नमस्ते महेश, यह विनय है। तुमने जो भंडारण अंगूठी खरीदी है वह कहाँ है? श्री राज्यपाल, तुम मुझे इतनी देर से क्यों फोन कर रहे हो? बकवास बंद करो, मुझे जल्दी बताओ तुम्हारी भंडारण अंगूठी कहाँ है? ओह, मेरी भंडारण अंगूठी! मुझे लगता है कि मैंने इसे अभी 1 सेकंड पहले खो दिया। तुमने इसे खो दिया? ये कैसे खो सकता है? तुमने इसे कहाँ खो दिया? महेश की दुखी आवाज फोन के दूसरे छोर से आई। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे खोने का इरादा किया था। मैंने अंगूठी के लिए विशेष रूप से सैकड़ों मिलियन मूल्य का एक सुरक्षित भी प्राप्त किया और इसे अंदर बंद कर दिया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि जब सप्तर्षि संरेखित होंगे तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और कंपनी में छिप जाऊंगा। लेकिन कौन जानता था कि यह आज दोपहर को जब मैंने सुरक्षित खोला तो गायब हो जाएगा। तुम अविश्वसनीय रूप से अक्षम हो। तुम किसी भी चीज से ज्यादा चीजों को बर्बाद करने में बेहतर हो। विनय ने गुस्से में फोन काट दिया और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ महान गुरुओं के पास गया। महेश की अंगूठी खो गई थी। मुझे नहीं पता कि इसे किसने चुराया। क्या ये कैसे हो सकता है? जल्दी इसे खोजने के लिए किसी को भेजो। सुरेश, शर्मा और नागेंद्र सभी घबरा रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वे हिल पाते, राजेंद्र ने उन्हें बाहर बुलाया। इसे खोजने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उलझन में उसे देखा। पुराने राजेंद्र, तुम्हारा क्या मतलब है? राजेंद्र ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और उपनगरों की दिशा में आकाश को भरने वाली तलवार की रोशनी को देखा। उसने एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह एक संयोग है कि वरिष्ठ रहस्यमय तलवारबाज अचानक इस समय हमला किया? हर किसी का दिल कांप गया और उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये सही था। बेजोड़ तलवारबाज उस समय अचानक एक कदम क्यों उठाएगा? इसके अलावा सुरक्षित में महेश की भंडारण अंगूठी को चुपके से कौन ले जा सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वरिष्ठ वास्तव में हमसे पहले भंडारण अंगूठी के बारे में जानते थे और यहाँ तक कि इसे खुद से रोक दिया। मुझे बहुत शर्म आती है। हम केवल अब तक प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहे। वरिष्ठ वास्तव में हमारे वरिष्ठ कहे जाने के योग्य हैं। नागेंद्र और बाकी लोग अपनी आंखों में आर्यन के लिए गहरी लालसा और सम्मान का खुलासा करने में मदद नहीं कर सके। एक व्यक्ति के लिए इस तरह की हद तक शक्तिशाली होना बस भगवान जैसा था।
उपनगरों में आर्यन ने लगभग 1000 तलवार की किरणों को संघनित किया और उन सभी को टेलीपोर्टेशन सरणी में धकेल दिया। टेलीपोर्टेशन तारा सरणी एक दो तरफा संचार मार्ग था। तारे वाले जानवर टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करके टेलीपोर्ट कर सकते थे, जबकि आर्यन स्वाभाविक रूप से इसमें टेलीपोर्ट करने के लिए इसका उपयोग कर सकता था। तलवार की रोशनी को काटने के बाद आर्यन भी सरणी में कदम रखा। उसी समय भव्य घाटी में टीम के नेताओं के आदेशों के तहत तारा जानवर सैनिकों ने एक एक करके विभिन्न शहरों में ले जाने वाले टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखा। कानपुर, चेन्नई, रामपुर, दसियों हजार तारे वाले जानवर हर शहर में टेलीपोर्ट किए गए थे। संत दूत अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे गर्व से हवा में खड़ा था। उसने अपनी आंखों में उत्साह के साथ एक के बाद एक आने वाले तारे वाले जानवरों को देखा। मेरे साथी कबीले के सदस्यों, यह मानव जाति के लिए हम तारे वाले जानवरों द्वारा शासित होने के डर को महसूस करने का समय है। तारे वाले जानवरों के उदय के लिए लड़ो और मानव जाति को कुचल दो। मनुष्यों को कुचलो, मनुष्यों को कुचलो। तारे वाले जानवर उत्तेजित और कर्कश रूप से चिल्लाए। उन्होंने उस दिन के लिए 50 से अधिक सालों तक इंतजार किया था। 50 से अधिक सालों के बाद वे गुप्त रूप से अपनी ताकत जमा कर रहे थे, बस इसलिए कि आज वे मनुष्यों को एक ही झटका में कुचल सकें। वह एक योजना थी जो तारे वाले जानवरों के संगठन के मार्शल आर्ट विशेषज्ञों द्वारा 50 से अधिक साल पहले जब जानवर आपदा हुई थी तब निर्धारित की गई थी। लक्ष्य उस ग्रह पर मनुष्यों को पूरी तरह से दबाना और शासन करना था। संत दूत को रिपोर्टिंग, चेन्नई शहर के तारा जानवर सैनिकों को सभी टेलीपोर्ट किया गया है। संत दूत को रिपोर्टिंग, कानपुर शहर के तारा जानवर सैनिकों को सभी टेलीपोर्ट किया गया है। संत दूत को रिपोर्टिंग, पटना शहर के तारा जानवर सैनिकों को सभी टेलीपोर्ट किया गया है। उत्तेजित आवाजें एक के बाद एक सुनाई दी और संत दूत ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अगला शहर, जयमंगला शहर। टेलीपोर्टेशन शुरू करो। हाँ, जयमंगला शहर की ओर जाने वाले तारा जानवर सैनिक, टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश करने की तैयारी करो। टेलीपोर्टेशन शुरू करो। दहाड़। कई तारे वाले जानवर मानव भाषा में बात नहीं कर सकते थे। वे केवल अपने उत्साह और खून की प्यास व्यक्त करने के लिए दहाड़ सकते थे। जल्द ही जयमंगला शहर में जाने वाले तारे वाले जानवरों की पहली लहर, कुल 5000 तारे वाले जानवर, टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखा। सरणी को जलाया गया और मानव शहर से अशुद्ध हवा की एक लहर उनकी ओर दौड़ी। हालांकि जैसे ही टेलीपोर्टेशन सरणी खोली गई, एक कान भेदी ध्वनि अचानक गूंज गई। तारे वाले जानवर उलझन भरी अभिव्यक्तियां दिखाने में मदद नहीं कर सके। तारा जानवर संत दूत और उच्च उपियों के समूह ने भी चौंकने वाली अभिव्यक्तियां प्रकट की। ये ध्वनि है। केवल रूही जो ध्वज पोल से बंधी हुई थी, अचानक जलाया गया और उसकी आंखों में उत्साह के आंसू भर गए। हा, ये वह है, ये वह है, मेरा गुरु यहाँ है, तुम सभी के लिए मरने का समय है। अगले पल में हजारों तारे वाले जानवरों के पैरों के नीचे टेलीपोर्टेशन सरणी अचानक जल गई। तारे वाले जानवरों के पैरों के नीचे से चकाचौंध रोशनी की किरणें फूट पड़ीं। तीव्र बल ने मौके पर अनगिनत तारे वाले जानवरों को टुकड़ों में उड़ा दिया। हालांकि वह केवल शुरुआत थी। उसके तुरंत बाद विशाल बल वाली सुनहरी तलवार की किरणें आकाश में उठीं और घाटी के दोनों किनारों पर चट्टानों में दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। धूम धूम धूम। तलवार की किरणें बहुत तेज थीं। उन्होंने हवा के खिलाफ रगड़ दिया और बिजली के बोल्ट उत्पन्न किए। उस पल में विस्फोटों की आवाज, तलवार की रोशनी और सभी प्रकार की बिजली की चिंगारियां पूरी घाटी में जंगली रूप से फट गईं। इसकी शक्तिशाली ताकत ने भी पलक झपकते ही बोल्डरों को धूल में बदल दिया। ये बस दुनिया का अंत था। तारे वाले जानवर अपने दिमाग से डर गए थे। मदद, भागो, जल्दी, संत दूत की रक्षा करो। कुछ महान गुरु रैंक के तारे वाले जानवर आगे बढ़े और संत दूत को अपने पीछे संरक्षित किया। अंत में घाटी से हजारों फीट चौड़ा एक विशाल छेद उड़ा दिया गया। तलवार की रोशनी वहां नहीं रुकी। वे आकाश में शूटिंग जारी रखी और धूल को दूर ले गए। तलवार की किरणें रॉकेट की तरह थीं, एक के बाद एक आकाश में शूटिंग कर रही थीं। यह ऐसा था जैसे वे एक पृथ्वी तोड़ मैनुअल खेल खेल रहे थे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, केवल 100 सेकंड के बाद पूरी घाटी चुप्पी में लौट आए। धुएं और धूल को भी उड़ा दिया गया था, अगर ऊपर से चमकती हुई सितारों की रोशनी के लिए नहीं और बादलों द्वारा उड़ाए गए तारों वाले आकाश के लिए। यह ऐसा लग रहा था जैसे धूल का एक भी धब्बा नहीं था। तारे वाले जानवर यह भी कल्पना करने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वह जगह अभी अभी एक विनाशकारी झटका सहा था। ये कैसे संभव है? संत दूत के सामने तारे वाले जानवरों के उच्च उपियों ने अविश्वास में पूरी घाटी को देखा। उनके चेहरे भ्रम से भरे हुए थे। दूसरे पक्ष की ताकत ने बस उनकी विश्वदृष्टि को तोड़ दिया था। ये निश्चित रूप से हमला करने वाले लोगों का एक समूह नहीं था। प्रत्येक तलवार की रोशनी की शक्ति भयानक रूप से मजबूत थी और प्रत्येक तलवार की किरण की शक्ति जुड़वां के रूप में बिल्कुल समान थी। मानव जाति के लिए एक ही समय में इतने सारे मार्शल आर्ट विशेषज्ञ होना असंभव था और उनके द्वारा उत्सर्जित तलवार की रोशनी जुड़वां के रूप में समान थी।
हालांकि इतने सारे शक्तिशाली हमलों के साथ अगर उन सभी पर एक व्यक्ति द्वारा हमला किया गया था तो वह कितना मजबूत होगा। संत दूत ने अपनी आंखों को संकरा किया और टेलीपोर्टेशन सरणी को घूर दिया। उसने अभी अभी रूही के शब्दों को सुना था। आने वाला व्यक्ति रूही का गुरु था। इससे पहले उसने सोचा था कि रूही का गुरु ज्यादा से ज्यादा एक महान गुरु था। आखिरकार एक मानव जानवर मास्टर तारे वाले जानवरों को नियंत्रित कर सकता था जो उससे कहीं ज्यादा मजबूत थे। नहीं तो उसके लिए एक जानवर मास्टर होने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतना मजबूत होगा। उसकी ताकत को देखते हुए दूसरा पक्ष शायद पहले ही एक महान गुरु से आगे निकल चुका था। जल्द ही काले पैंट और एक काले जैकेट पहने हुए एक युवा आकृति धीरे धीरे टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर निकल गई। सभी तारे वाले जानवर एक गड़बड़ी में थे। वह वास्तव में इतना युवा था, ये कैसे संभव था? यहाँ तक कि एक दिव्य महान गुरु जिसके पास किसी की उपस्थिति को बनाए रखने की क्षमता थी, वह इतना युवा दिखाई नहीं दे सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी को दिव्य महान गुरु रैंक तक पहुंचने के लिए कम से कम 50-60 साल का होना था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अपनी उपस्थिति को बनाए रखने में कितना कुशल था, कोई अभी भी 20-30 साल की उम्र के आसपास दिखेगा। हालांकि वह साथी 20 साल से ज्यादा का नहीं था, वह बहुत ज्यादा युवा था। वह कितने साल का था? उसके पास वास्तव में इतनी शक्तिशाली ताकत थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मानव जाति में एक और युग की प्रतिभा दिखाई दी थी? रूही ने उसे देखने के तुरंत बाद वह उत्साहित रूप से चिल्लाने में मदद नहीं कर सकी। गुरु, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। जब आर्यन ने आवाज सुनी तो उसने अपना सिर उठाया और देखा। उसका चेहरा एक पल के लिए कांपने में मदद नहीं कर सका। कहानी सही नहीं थी। फिल्म में कहानी के कानून के अनुसार उसे एक सुंदर और बहादुर तारा जानवर नेता बनना चाहिए था जो उसे अनदेखा करेगा। वह ध्वज पोल से क्यों बंधी हुई थी? इसके अलावा उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि वह लगभग उसे पहचान नहीं पाया था। वह साथी, क्या वह अपमानित हुआ था? तुम उसके गुरु हो? दूर नहीं एक आवाज ने आर्यन की टकटकी को खींच लिया। उसने दूसरे पक्ष पर एक नजर डाली। बस एक नजर के साथ वह बता सकता था कि दूसरा पक्ष वह संत दूत था जिसका रूही ने उल्लेख किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह यहाँ एकमात्र ऐसा था जिसके पास एक पूर्वीय आकाश 5वीं श्रेणी की खेती थी। एक चोर को पकड़ने के लिए किसी को पहले नेता को पकड़ना होगा। एक विचार के साथ 5 कृपाण किरणें निकल गईं, जो सीधे तारा जानवर संत दूत के सामने 5 तारा जानवर महान गुरुओं पर लक्षित थीं। अच्छा नहीं, जल्दी पीछे हटो। शब्द कहने से पहले अगले सेकंड में 5 तारा जानवर महान गुरुओं को तुरंत मार दिया गया। उन्हें 10 हिस्सों में विभाजित किया गया था। धूम! कृपाण किरणों की गति कम नहीं हुई। ये तारा जानवर संत दूत के पीछे पत्थर की दीवार पर गोली मार दी, जिससे 5 गहरी कृपाण के निशान बने, जिससे हवा में धूल का एक बादल भर गया। गप! तारा जानवर संत दूत ने एक मुंहलार निगल ली। आर्यन बहुत मजबूत था, इतना मजबूत कि यहाँ तक कि वह तारा जानवर संत दूत कांपने में मदद नहीं कर सकता था। मानव जाति में ऐसा शक्तिशाली अस्तित्व कब था? उसे उसके बारे में कैसे नहीं सुना था? संत दूत, मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दहाड़! अन्य तारे वाले जानवर क्रोधित रूप से चिल्लाए। संत दूत उनका कमांडर था। अगर आर्यन ने संत दूत पर हमला किया तो यह उनकी निचली रेखा का उल्लंघन करेगा। भले ही वे जानते थे कि वे उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे, वे आर्यन को अपने संत दूत को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकते थे। पूरी घाटी में तारे वाले जानवरों की दहाड़ें एक के बाद एक उठीं और गिर गईं। ये बेहद कान भेदी था और किसी के कान के पर्दे को चोट पहुंचाता था। ये बहुत शोर कर रहा है, एरियन शर्मा ने उदासीनता से कहा। 2 विशाल तलवार किरणें घाटी के ऊपर से नीचे गिरीं। पल भर में ही उसने 10,000 से अधिक नक्षत्र जीव को मार डाला था। उसी समय विशाल विस्फोट के प्रभाव से अन्य नक्षत्र जीव के आंतरिक अंग भी हिल गए। उनके शरीर पीछे की ओर उड़ गए, एक दूसरे से टकरा गए या पत्थर की दीवार से जा टकराए। हजारों से अधिक नक्षत्र जीव सदमे से मर गए। ये देखकर नक्षत्र जीव संत दूत का शरीर कांप उठा और उसके सारे बाल खड़े हो गए। एरियन शर्मा की नजरों को देखते हुए और उसे घूरते हुए वह समझ गया कि वह इस बार बच नहीं पाएगा। एक गहरी सांस लेने के बाद ऐसा लगा जैसे उसने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली हो। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसा एक शक्तिशाली मानव योद्धा निपुण इस छोटे से जलगांव शहर में दिखाई देगा। मैं हार स्वीकार करता हूँ। ये निश्चित रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि वह एक काया था। हालांकि चींटियां जीवित रहने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकती थीं, वे जानती थीं कि उन्हें मरना तय है। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, ये सब व्यर्थ होगा। एरियन शर्मा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा पक्ष सिर्फ एक नक्षत्र जीव था। भले ही वह अब एक इंसान में बदल सकता था, एरियन शर्मा की नजरों में वे मूल रूप से अभी भी एक जानवर थे। बस उसे मार डालो। हालांकि उसे मारने से पहले उसे उसकी यादों को खोजना होगा और देखना होगा कि नक्षत्र जीव संगठन क्या करने वाला था।
वह निश्चित रूप से यह नहीं मानता था कि नक्षत्र जीव संगठन केवल मनुष्यों को खाने और मानव शहरों पर कब्जा करने के लिए इतनी परेशानी से गुजरेगा। ये बहुत बेवकूफ़ी होगी। हालांकि इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, दूसरे पक्ष ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। लेकिन आज, हालांकि मुझे तुम्हारे हाथों मरना तय है, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए यहाँ फंसाए भी रखूंगा। अगर मानव जाति के पास तुम्हारे जैसे एक योद्धा निपुण की सुरक्षा नहीं होती, तो सप्ततारा संगम से बड़े हुए नक्षत्र जीव का विरोध करना शायद मुश्किल होता। कुछ घंटे ही काफी होंगे ताकि कुछ शहरों में मानव जाति का पतन 1 मिलियन तक हो जाए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, दूसरे पक्ष ने सीधे दोनों हाथों से एक मुहर बनाई। दुर्भाग्य से, हालांकि उसकी हरकतें तेज थीं, एरियन शर्मा की गति और भी तेज थी। स्प्लैट! एरियन शर्मा की आंखें थोड़ी सी हिलीं और 2 प्रकाश किरणें गुजरे, सीधे उसकी भुजाओं को काट दिया। इतनी तेजी! नक्षत्र जीव संत दूत ने चिल्लाया, लेकिन पलक झपकते ही वह फिर से मुस्कुराया। हालांकि ये बेकार है। जब नक्षत्र जीव साधना पद्धति का उपयोग करते हैं तो वे मनुष्यों से अलग होते हैं। हम उनका सीधे उपयोग करने के लिए अपनी रक्त रेखाओं का उपयोग कर सकते हैं। हमें मनुष्यों की तरह एक मुहर बनाने और साधना पद्धति मार्ग का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैंने अभी हाथ की मुहरें बनाई। असल में, जब मेरे मन में काम करने का इरादा था, तब चक्र पहले ही सक्रिय हो चुका था। जैसा कि उम्मीद थी, एक काले और सफेद रंग का चक्र अचानक प्रकट हुआ और उसने एरियन शर्मा को अपने अंदर लपेट लिया। एक बार जब चक्र सक्रिय हो गया, तो नक्षत्र जीव संत दूत ने तुरंत चिल्लाया, सभी नक्षत्र जीव, अपने स्वयं के शरीर को विस्फोटित करो और अपने रक्तसार और नक्षत्र कोश को चक्र में मिलाओ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अनगिनत नक्षत्र जीव बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं और खुद को विस्फोटित करना शुरू कर दिया। नक्षत्र जीव के बीच की एकता उस क्षण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई। उनका ताजा रक्त और नक्षत्र कोश सभी चक्र गठन में प्रवेश कर गए और चक्र की ताकत बढ़ाने के लिए इसे सींचा। हालांकि उन नक्षत्र जीव की वास्तविक ताकत मजबूत नहीं थी। जब उन्हें एक साथ ढेर किया गया, तो संख्या के फायदे के साथ चक्र गठन को बढ़ाना बेहद भयानक था। एक सम्राट चक्र! एरियन शर्मा थोड़ा दंग रह गया। अभी अभी आकाश रचना चक्र का अभ्यास करने के बाद वह एक नज़र में नक्षत्र चक्र की श्रेणी को देख सकता था। नक्षत्र जीव संत दूत थोड़ा मुस्कुराया और उसकी आंखों में गर्व का संकेत दिखाई दिया। बुरा नहीं, तुम्हारा स्वाद अच्छा है। तुम एक नज़र में देख सकते हो कि यह एक सम्राट चक्र है। ये द अर्थ शेटरिंग सेलेस्टियल डिपर एरे है। ये सम्राट चक्र है जो हमारे काली कछुआ वंश की जन्मजात रक्त रेखा के साथ आता है। इसमें एक बेहद मजबूत रक्षात्मक शक्ति है। चाहे वह बाहर से हो या अंदर से, इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। बाहर की तरफ यह एक सम्राट स्तर का रक्षात्मक चक्र गठन है। अंदर की तरफ यह एक सम्राट स्तर का बंदी चक्र गठन है। तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, इतने कम समय में इस गठन को तोड़ना असंभव है। ये कहने के बाद उसने मूल रूप से सोचा था कि एरियन शर्मा थोड़ा हैरान और गंभीर हो जाएगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि एरियन शर्मा वास्तव में थोड़ा उत्साहित हो जाएगा। इस सम्राट स्तर के चक्र में एक रक्षात्मक विशेषता है। नक्षत्र जीव संत दूत थोड़ा भौंके, कुछ हैरान। क्या वह व्यक्ति पागल था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह नहीं जानता था कि यह एक सम्राट चक्र था? भले ही वह दिव्य संघ का हिस्सा था, वे भी सम्राट चक्र के अंदर फंस जाएंगे। उसे कुछ घंटों के लिए फंसाना मानव पक्ष को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए काफी था। हालांकि असल में जो वह नहीं जानता था वह ये था कि एरियन शर्मा को उस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एरियन शर्मा के पास सप्तर्षि महारहस्य था। वह उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का विश्लेषण कर सकता था और चक्र गठन सीख सकता था। इस तरह वह आसानी से चक्र को तोड़ सकता था। इसके अलावा इस तरह वह सम्राट स्तर पर एक और शक्तिशाली चक्र गठन भी सीख सकता था, द अर्थ शेटरिंग सेलेस्टियल डिपर एरे। आकाश रचना चक्र मुख्य रूप से हमला करने और भ्रमपूर्ण प्रभावों पर केंद्रित था। वह सम्राट चक्र आकाश रचना चक्र की रक्षात्मक चक्र गठन की कमी को पूरा करने के लिए हुआ। शायद प्रकार अलग थे और उन्हें एक साथ संश्लेषित भी किया जा सकता था। ये बस एक सुखद आश्चर्य था। वह खुश क्यों नहीं हो सकता था? वह मूल रूप से दूसरे की यादों को खोजना चाहता था। अब उस चक्र की खातिर उसे दूसरे की यादों को और भी अधिक खोजना होगा। किसी भी और शब्द को बर्बाद किए बिना उसने सप्तर्षि महारहस्य को सक्रिय किया। उसकी हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से बेरोक थी। अजय गति के साथ ये धक गया और दूसरे के दिमाग में सर्जिंग हो गया। ये सम्राट चक्र मेरा है। नक्षत्र जीव संत दूत की पुतलियां अचानक संकुचित हो गईं। वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। तुम मेरी यादों को खोज रहे हो? तुमने वास्तव में एक आध्यात्मिक पद्धति का अभ्यास किया? नहीं, ये कैसा मजाक था। एक अविश्वसनीय योद्धा निपुण जिसने तलवार कला और खंजर पद्धति को पूर्णता तक कल्टिवेटेड किया था, उसने वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा का भी अभ्यास किया। और उसने इसे इतनी अच्छी तरह से कल्टिवेटेड किया। क्या वह व्यक्ति इंसान भी था? वह व्यक्ति बस एक राक्षस था। लानत है। थोड़ी भी देरी के बिना नक्षत्र जीव संत दूत ने तुरंत अपने शरीर और दिव्य आत्मा को विस्फोटित करना चाहा।
यह अब और देरी नहीं कर सकता था। वह इंसान बहुत मजबूत था, इतना कि नक्षत्र जीव को भी उसके बाल खड़े हो गए। अगर यह खुद को विस्फोटित नहीं करता तो वह निश्चित रूप से इसकी यादों को प्राप्त कर लेगा। चाहे वह द अर्थ शेटरिंग सेलेस्टियल डिपर एरे हो या नक्षत्र जीव के संबंध में इसकी सामरिक तैनाती की यादें, ये बिल्कुल उसके हाथों में नहीं आ सकता था। उसे ये भी संदेह था कि एरियन शर्मा द अर्थ शेटरिंग सेलेस्टियल डिपर एरे प्राप्त करना चाहता था ताकि वह इसे अपने लिए अभ्यास कर सके। उसे नहीं देना चाहिए। उस इंसान की दुष्टता उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। अगर वह द अर्थ शेटरिंग सेलेस्टियल डिपर एरे सीखता तो नक्षत्र जीव के लिए भविष्य में उससे निपटना और भी मुश्किल होगा। हालांकि जैसे ही उसने वह विचार प्रकट किया, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका शरीर हिल नहीं सकता। नक्षत्र जीव संत दूत हक्का बक्का रह गया। झंडे से बंधी हुई दिव्या मेहता जोर से हंसी। मूर्ख, मेरा गुरु अजय है, उसके सामने तुम अभी भी खुद को नष्ट करना चाहते हो। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी दिव्य आत्मा पहले ही उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से दबा दी गई है। नक्षत्र जीव संत दूत पूरी तरह से निराशा में गिर गया। वह धोखेबाज, वह कैसे लड़ सकता था? वह न तो जी सकता था और न ही मर सकता था। एरियन शर्मा ने परवाह नहीं की कि वह हैरान था या नहीं। उसने जबरदस्ती उसकी यादों को स्कैन किया। दूसरा पक्ष केवल आदिजनम 5वीं कक्षा में था, जबकि वह आदिजनम 6ठी कक्षा में था। वह उसी श्रेणी के लोगों के बीच अजेय था। वह यहाँ तक कि एक उच्च श्रेणी के लोगों से भी लड़ सकता था। जब दूसरे पक्ष की साधना उससे एक श्रेणी कम थी, तो वह स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा कुचल दिया जाएगा। सबसे पहले द अर्थ शेटरिंग सेलेस्टियल डिपर एरे था। एरियन शर्मा पहले ही उस चक्र के टेरर को महसूस कर सकता था। नक्षत्र जीव रक्तसार और नक्षत्र कोश की भारी मात्रा को अवशोषित करने के बाद ये वास्तव में उसके हमले का सामना करने में सक्षम था। ऐसा एक अच्छा सम्राट चक्र, उसे पहले इसे छीनना होगा। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से इसे एक बार स्कैन किया जैसे कि वह एक किताब पढ़ रहा था। उसने इसे सीधे अपनी दिव्य आत्मा में दर्ज किया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। फिर उसने नक्षत्र जीव की रणनीति को देखा। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा गहरी गई, एक अज्ञात इतिहास धीरे धीरे एरियन शर्मा के सामने प्रकट हुआ। 50 साल पहले नक्षत्र जीव संगठन ने एक सामरिक योजना शुरू की थी, जिसका कोडनेम अग्रणी योजना था। मनुष्यों की सीखने की क्षमता नक्षत्र जीव की तुलना में कहीं अधिक थी और उनकी विकास गति भी नक्षत्र जीव की तुलना में कहीं अधिक थी। एक साधारण नक्षत्र जीव की सामान्य विकास अवधि 100 साल से अधिक या यहाँ तक कि कुछ 100 साल थी। एक साधारण नक्षत्र जीव की सीमा ज्यादा से ज्यादा एक आदिजनम पहली श्रेणी थी। एक उच्च स्तर के नक्षत्र जीव, जैसे कि एक ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखा वाला, एक दिव्य महागुरु बनने के लिए आसानी से 1000 साल से अधिक की आवश्यकता होगी। हालांकि मनुष्यों को दिव्य महागुरु बनने के लिए औसतन 60 से 70 साल ही लगते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि नक्षत्र जीव के लिए मनुष्यों को नियंत्रित करना कितना मुश्किल था। हालांकि जिस दर पर नक्षत्र जीव रिप्रोड्यूस करते थे वह मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक था। उस विशेषता का उपयोग करते हुए नक्षत्र जीव संगठन ने अग्रणी योजना की साजिश रची। तथाकथित योजना मनुष्यों की विजय को 2 चरणों में विभाजित करना था। पहला चरण पहले उस ग्रह पर नक्षत्र जीव का एक हिस्सा रखना था। 50 साल पहले के जीव संकट के दौरान नक्षत्र जीव ने अपने कई सदस्यों को पृथ्वी पर छिपाने की व्यवस्था की थी। उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब सप्ततारा संगम संरेखित होगा और मानव जाति को भारी नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सप्ततारा संगम संरेखित होने के बाद जीव संकट से पहले ज्यादा समय नहीं होगा। ये नक्षत्र जीव द्वारा व्यवस्थित दूसरा चरण था। यह मानव जाति का अंत भी होगा। जब मानव जाति ने उस दिन का अनुभव किया जब सप्ततारा संगम संरेखित हुआ, तो उनकी समग्र ताकत को एक निश्चित मात्रा में प्रभाव भुगतना पड़ेगा। उस समय नक्षत्र जीव एक बड़े पैमाने पर हमला शुरू करेंगे। यह एक एकल जीव संकट की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। इसके अलावा उन यादों के अनुसार जो एरियन शर्मा ने खोजी थी, वह जीव संकट पिछले जीव संकटों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होने की बहुत संभावना थी। इसलिए उस क्षण न केवल जलगांव शहर और आसपास के शहर, बल्कि दुनिया के सभी शहर सप्ततारा संगम द्वारा लाए गए परिवर्तनों को सह रहे थे। उसके अलावा एक और बेहद गंभीर मामला था। वह नव राष्ट्र के बारे में था। नव राष्ट्र का नक्षत्र जीव के खिलाफ लड़ने का सबसे लंबा इतिहास था, इसलिए उनके पास सबसे अधिक साधना पद्धति, सबसे प्रचुर संसाधन थे और वे सबसे मजबूत भी थे। इस प्रकार 200 साल पहले जब अन्य क्षेत्रों के छोटे मोटे लोग जीव संकट का सामना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने जानबूझकर नक्षत्र जीव को नव राष्ट्र की ओर ले जाया। नतीजतन हाल के जीव संकटों के दौरान नव राष्ट्र ने अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक बड़ा प्रभाव झेला था। हर बार नव राष्ट्र ने जितने योद्धा खो दिए, उससे एरियन शर्मा का दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बेरहमी से पकड़ लिया हो। यही कारण था कि जैसलमेर प्रांत में अपने 20 के दशक में तलवार कला के जीनियसेस को रोहन सिंह ने स्वेप्ट असाइड कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नव राष्ट्र ने बहुत सारे शक्तिशाली योद्धाओं का बलिदान दिया था, कई कीमती विरासतें कट गई थीं।
युवा पीढ़ी के जीनियसेस केवल अपने परिवार की तलवार पद्धति को देख सकते थे और थोड़ा थोड़ा करके उनके माध्यम से टटोल सकते थे। हालांकि रोहन सिंह को व्यक्तिगत रूप से एक दिव्य महागुरु द्वारा निर्देशित किया गया था। उनके बीच का अंतर स्वाभाविक रूप से अतुलनीय था। In order to make up for the losses of the Navrashtra, the upper echelons of the Navrashtra Alliance had also set up an extremely secretive plan. पुनरुत्थान योजना, यह एक तरीका था जो विशेष रूप से मार्शल आर्ट्स विरासत के दोष से निपटने के लिए बनाया गया था। दिव्य महागुरु स्तर के नक्षत्र जीव योद्धाओं के शारीरिक शरीर को प्रत्येक शहर के भूमिगत में अलग और सील कर दिया गया था। उनके शारीरिक शरीरों का उपयोग चक्र कोर के रूप में किया गया था ताकि और भी मजबूत पृथ्वी ऊर्जा को इकट्ठा किया जा सके। वह तरीका वर्तमान में केवल नवराष्ट्र द्वारा उपयोग किया जाता था। केवल नवराष्ट्र के पास उस स्तर का नक्षत्र चक्र था। अन्य राष्ट्रों के भी अपने तरीके थे। सबसे प्रसिद्ध एक संयुक्त राज्य अमेरिका में आनुवंशिक अनुसंधान परियोजना थी। वे नक्षत्र जीव से अधिक ऊर्जा निकालने और इसे सीधे मानव शरीर के साथ फ्यूज करना चाहते थे। वे और भी तेजी से शक्तिशाली योद्धा बनाना चाहते थे। नवराष्ट्र ने नक्षत्र जीव दिव्य महागुरुओं को सील कर दिया था, इसलिए वे नक्षत्र जीव बड़ी मात्रा में रक्तसार को मारना और इकट्ठा करना चाहते थे ताकि दिव्य महागुरु स्तर के नक्षत्र जीव मार्शल आर्ट्स नक्षत्र चक्र को तोड़ सकें और पिंजरे से बाहर निकल सकें। ये बिल्कुल उसी तरह की अवधारणा थी जैसे जेनई ने राजा एल के शरीर के एक हिस्से को सील करने का तरीका अपनाया था। नवराष्ट्र में 1 से अधिक नक्षत्र जीव संत दूत थे और नवराष्ट्र में 1 लाख से अधिक नक्षत्र जीव थे। उस बिंदु पर नक्षत्र जीव पूरी ताकत से बाहर आएंगे और उन योद्धा निपुणों को लगातार बचाएंगे। उन योद्धा निपुणों के माध्यम से वे मनुष्यों पर हमले शुरू करेंगे और कुछ मानव योद्धा निपुणों से निपटेंगे, जीव संकट की तैयारी करेंगे और मनुष्यों को पूरी तरह से विघटित कर देंगे। ऐसा लगता था कि असली परेशानी वहां से बहुत दूर थी। हालांकि मनुष्यों को एक बार में एक कदम उठाना होगा और सबसे पहले उनके सामने की समस्या को हल करना होगा। उस क्षण दिव्य आत्मा की गोल्डन बुक ने पहले ही द अर्थ शेटरिंग सेलेस्टियल डिपर एरे को अवशोषित करना और अभ्यास करना शुरू कर दिया था। चूंकि एरियन शर्मा ने अभी अभी द अर्थ शेटरिंग सेलेस्टियल डिपर एरे का विश्लेषण करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया था, तो उसके लिए चक्र गठन की कमजोरी को खोजना बहुत आसान था। एक विचार के साथ उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा फट गई। क्रैक क्रैक, द अर्थ शेटरिंग सेलेस्टियल डिपर एरे जल्दी से क्रैक हो गया और अंत में एक दर्पण की तरह टुकड़ों में टूट गया। धड़ाम, नक्षत्र जीव संत दूत जमीन पर गिर गया। उसकी याददाश्त को एरियन शर्मा द्वारा स्कैन किए जाने के बाद उसका पूरा शरीर ढह गया लगता था। उसका चेहरा पीला था और वह जोर से हौंफ रहा था। तुम फिर से जीत गए हो। हालांकि मुझे जीतना बेकार है। नक्षत्र जीव संत दूत ने अपनी हट और गरिमा का आखिरी बिट बरकरार रखा। मैंने पहले ही लखनऊ, वाराणसी और कुछ अन्य शहरों में नक्षत्र जीव सैनिकों को भेज दिया है। वे उन शहरों में मनुष्यों को फाड़ देंगे और महाराजा इंद्र को छोड़ने के लिए मनुष्यों के रक्तसार का उपयोग करेंगे। महाराज इंद्र एक दिव्य महागुरु हैं। वह निश्चित रूप से तुम्हें मार डालेंगे। ये कैसा है इंसान, क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, मैं बहुत उत्साहित हूँ। नक्षत्र जीव संत दूत दंग रह गया। वह पूरी तरह से एरियन शर्मा द्वारा भ्रमित हो गया था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह एक दिव्य योद्धा विलक्षण है। दिव्य, भले ही तुम्हारी साधना बहुत मजबूत हो, एक दिव्य महागुरु का सामना करते हुए तुम्हारी जान अभी भी खतरे में होगी, है ना? एरियन शर्मा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने सिर्फ अपनी उंगली फ्लिक की और दिव्या मेहता को बचाया। दिव्या मेहता ने भयावह रूप से हंसी। मूर्ख, मेरा गुरु बहुत समय से ग्रिल्ड लैम्ब चॉप्स खाना चाहते थे। अगर ऐसा नहीं होता कि वह उन चक्रों को खोजने के लिए बहुत आलसी थे, तो वह व्यक्तिगत रूप से महाराजा इंद्र को बाहर निकालते और उसे बारबेक्यू करते। अब जब तुम लोगों ने उसे बचाया है तो मेरे गुरु बहुत खुश हैं। नक्षत्र जीव संत दूत ने महसूस किया कि उसका दिमाग पूरी तरह से अलग हो गया है। उस साथी ने वास्तव में महाराजा इंद्र को खाने की योजना बनाना शुरू कर दिया था। कौन था वह? हालांकि कुछ ही समय बाद वह अचानक उन्माद से हंसने लगा। दिलचस्प, वास्तव में दिलचस्प। हा, भले ही तुम्हें महाराजा इंद्र की परवाह नहीं है, यह मत भूलो कि अगर तुम महाराजा इंद्र को सील करना चाहते हो तो कितने मनुष्यों का नरसंहार होगा। कम से कम 1 मिलियन से अधिक इंसान आज रात मर जाएंगे। अगर महाराजा इंद्र को सील कर दिया जाता है तो कितने इंसान मारे जाएंगे? हमारी अग्रणी योजना अभी भी पूरी हो सकती है। किसने कहा कि मैं महाराजा इंद्र को सील करने के लिए मनुष्यों के रक्तसार का उपयोग करना चाहता हूँ? एरियन शर्मा के अचानक शब्दों ने नक्षत्र जीव संत दूत के चेहरे पर मुस्कान को अचानक रोक दिया और स्टिफन हो गया। तुम क्या कह रहे हो? एरियन शर्मा ने उसे नजरअंदाज कर दिया और केवल आकाश को देखा। नक्षत्र जीव संत दूत ने एक हक्का बक्का अभिव्यक्ति के साथ ऊपर देखा। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसकी पुतलियां संकुचित हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर एक बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। किसी समय सैकड़ों हजारों तलवार किरणें पहले ही घाटी पर संघनित हो गई थीं।
प्रत्येक तलवार प्रकाश के भीतर निहित शक्ति एक महागुरु रैंक योद्धा को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त थी। जो और भी भयानक था वह यह था कि अगले सेकंड में वे शूटिंग स्टार्स की तरह चले। नहीं, वे सभी दिशाओं में चाबुक मारते हुए शूटिंग स्टार्स की तरह थे। वे दिशाएं लखनऊ, वाराणसी और कुछ अन्य शहरों की ओर जा रही थीं। नहीं, नक्षत्र जीव संत दूत चिल्लाया और पूरी तरह से निराशा में गिर गया। वह आखिरकार समझ गया कि आर्यन शर्मा को शुरू से अंत तक कोई घबराहट क्यों नहीं थी। यह इसलिए नहीं था कि उसे परवाह नहीं थी कि मानव जाति का नरसंहार होगा, बल्कि इसलिए था क्योंकि मानव जाति का नरसंहार बिल्कुल भी नहीं होगा। वह चाहता था कि महाराजा इंद्र को आजाद किया जाए, लेकिन वह सील को तोड़ने के लिए मानव जाति के रक्तसार का उपयोग नहीं करना चाहता था। इसके बजाय वह महाराजा इंद्र की सील को तोड़ने के लिए नक्षत्र जीव के रक्तसार का उपयोग करना चाहता था। कोई आश्चर्य नहीं, उसने जाहिर तौर पर पहले ही दिव्या मेहता को एक इनसाइडर के रूप में भेज दिया था, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि अन्य शहरों में भी स्टोरेज रिंग्स थीं। हालांकि उसने उसे उन्हें रोकने के लिए नहीं कहा और उसे नक्षत्र जीव सेना को छोड़ने की अनुमति दी। वह केवल तब दौड़ा जब वह जलगांव शहर पहुंचा। उसने ये जानबूझकर किया। उसने जानबूझकर सभी नक्षत्र जीव को पास के शहरों में आने दिया और एक विशिष्ट स्थान पर मारे जाने दिया। उसने शुरुआत से ही इसकी योजना बना ली थी। सैकड़ों हजारों नक्षत्र जीव जो वह और अन्य सभी उसके खिलौने बन गए थे, उसके हाथों में खेले जा रहे थे। उस क्षण आर्यन शर्मा और दिव्या मेहता की नजरें फिर से उस पर पड़ीं, जिससे उसका शरीर एक बार फिर से अनैच्छिक रूप से कांपने लगा। वह किस तरह की नजर थी? ये गहरा हरा था और लालच और इच्छा से भरा हुआ था। तुम क्या करना चाहते हो? वह थोड़ा पीछे हटने में मदद नहीं कर सका। आर्यन शर्मा के होंठ थोड़े से कर्ल्ड अप हुए, एक मुस्कान का खुलासा करते हुए जो गर्म लगती थी लेकिन उसे बेहद फियरफुल बना दिया। दिव्या मेहता, वॉक लगाओ, चलो चलते हैं, ब्रेस्ड बी स्टार्स। ठीक है, ... लखनऊ में नक्षत्र जीव सैनिक पहले ही आ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने शहर के केंद्र में विस्फोट किया हो, जिससे तुरंत पूरे लखनऊ में युद्ध की व्हाइट हॉट स्थिति में गिर गया। जल्दी केंद्र में सभी साधक पीछे हटें और बाहर एक घेराबंदी बनाएं। हमें इन नक्षत्र जीव को फैलने नहीं देना चाहिए। हमें उन्हें इस क्षेत्र से गायब करना होगा। हमें उन्हें मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने नहीं देना चाहिए। यह नहीं चलेगा। बहुत सारे नक्षत्र जीव हैं। हम ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते। यहाँ महागुरु स्तर के नक्षत्र जीव हैं। नहीं, वास्तव में वे दिव्य महागुरु स्तर के नक्षत्र जीव हैं। पीछे हटें, पीछे हटें... मानव जाति आतंक की स्थिति में गिर गई। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे नक्षत्र जीव अचानक दिखाई देंगे। नक्षत्र जीव की संख्या बहुत घनी थी और उनके हमले इतने अधिक थे कि यह चकाचौंध करने वाला था। सप्ततारा संगम की निरंतर रोशनी के तहत नक्षत्र जीव की आंखें लाल होने लगीं। वे ब्लडथर्स्टी जानवरों की तरह थे, बेहद प्यासे थे। जो नक्षत्र जीव मूल रूप से पश्चाजनम क्षेत्र के पहले स्तर पर थे, वे अब पश्चाजनम क्षेत्र के तीसरे या चौथे स्तर पर थे। जो नक्षत्र जीव मूल रूप से पश्चाजनम क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे, वे अब 7वें स्तर से ऊपर थे। हालांकि केवल 20,000 नक्षत्र जीव थे और उनकी संख्या मनुष्यों से कहीं कम थी, उनके साधना स्तर मनुष्यों के औसत स्तर से कहीं अधिक थे। कोई यह फोरसील कर सकता था कि आज रात कई शहरों में मनुष्यों पर एक कैटास्ट्रोफी होगी। हालांकि उस क्षण तलवार किरणें जो शूटिंग स्टार्स की तरह उज्ज्वल थीं, अचानक आकाश से आईं। यह क्या है? कुछ मानव योद्धाओं ने पहले ही तलवार किरणें खोज ली थीं और नक्षत्र जीव ने भी तलवार किरणें खोज ली थीं। तलवार किरणें बेहद तेज थीं, बिजली की तरह तेज। पलक झपकते ही ये नक्षत्र जीव के सिर के ऊपर आ गया। सभी नक्षत्र जीव की आंखों में ये बड़ा और बड़ा हो गया। बूम बूम बूम। पल भर में तलवार किरणें एक ड्रैगन की तरह थीं, एक प्रकाश का स्तंभ बना रही थी जो आकाश में ऊपर गया, सभी नक्षत्र जीव को अपने अंदर लपेट लिया। विस्फोट और चीखें एक के बाद एक उठीं। अनगिनत नक्षत्र जीव के पास अपनी शक्ति दिखाने का समय भी नहीं था इससे पहले कि वे पलक झपकते ही लाशों में उड़ गए। शॉकवेव फैल गया और बेरहमी से इमारतों को नष्ट कर दिया, जिससे हर जगह धूल उड़ गई। मानव महागुरु ने चिल्लाया, पीछे हटें, जल्दी पीछे हटें, हर कोई पीछे हटें। मानव महागुरु, एक बैरियर डालो और शॉकवेव को छोड़ो। ये केवल लखनऊ शहर नहीं बल्कि वाराणसी शहर, प्रयागराज शहर और कई अन्य आसपास के शहर भी थे। प्रत्येक शहर में अचानक बड़ी संख्या में नक्षत्र जीव उभरे, लेकिन पलक झपकते ही वे सभी एक अस्पष्ट तलवार प्रकाश से मिटा दिए गए। ये कहा जा सकता है कि यह एक संकीर्ण पलायन था। जबकि लोग कैलेमिटी से बचकर खुश थे, वे खुद को उस शक्तिशाली हस्ती की पहचान का अनुमान लगाने से नहीं रोक सके जिसने उन्हें बचाया था। कई लोगों ने जलगांव शहर में कुछ रहस्यमय योद्धा निपुणों के बारे में सोचा। थोड़ी देर में विभिन्न शहरों के स्थानीय मंच सभी वाराणसी शहर में योद्धा निपुणों के बारे में पोस्ट से भर गए थे। हालांकि पहले भी इसी तरह के पोस्ट थे। उस समय आर्यन शर्मा ने अन्य शहरों में अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए अन्य शहरों में ज्यादा चर्चा नहीं थी और ध्यान बहुत महान नहीं था।
उस बिंदु पर आर्यन शर्मा वास्तव में लोकप्रिय था। एक रहस्यमय योद्धा निपुण फिर से प्रकट हुआ है, जिसे तलवार देव का पुनर्जन्म होने का संदेह है। तलवार व्यक्ति के देखे जाने से पहले ही आ गई है। एक ही विचार के साथ एक निपुण 20,000 नक्षत्र जीव को नष्ट कर सकता है, एक निपुण के साधना डेटा की तलाश में। जलगांव शहर कहता है कि एक वरिष्ठ योद्धा निपुण एक महागुरु है, लेकिन मुझे लगता है कि यह शुद्ध बकवास है। वह वरिष्ठ तलवार देव एक दिव्य संघ योद्धा होना चाहिए। सभी प्रकार की पोस्ट हाइप की गई थीं। दूर के शहरों के कुछ नेटिजन्स ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ। हमारे चांदपुर प्रांत का कानपुर शहर मुसीबत में है। अभी सड़कें नक्षत्र जीव से भरी हुई हैं। मैं बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं करता। जैसलमेर प्रांत का शिमला शहर ईर्ष्यालु है। मैंने अभी एक नक्षत्र जीव के लिए एक उंगली खो दी है और पीछे अस्पताल में वापस चला गया हूँ, लेकिन अस्पताल पहले ही भर चुका है। योद्धा निपुण हमारे शहर में क्यों नहीं आया? सोब यह उचित नहीं है। मैं दृढ़ता से अनुरोध करता हूं कि रहस्यमय योद्धा निपुण हमारे शहर में आए। मैं योद्धा निपुण को एक बंदर दे सकता हूं। आर्यन शर्मा स्वाभाविक रूप से उन चीजों के बारे में नहीं जानता था। उस क्षण वह घाटी में था, दिव्या मेहता के साथ दिल से खा रहा था। उल्लेख नहीं है, इस पुराने बीस्टार्ड का मांस थोड़ा दुबला है, लेकिन ये बिल्कुल भी कठोर नहीं है। दिव्या मेहता ने सहमति में उन्माद से सिर हिलाया क्योंकि उसने गुनगुनाया, ब्रेज़्ड टॉर्टस मीट मेरा पसंदीदा है, शहद की चटनी के साथ मीठा और मसालेदार। महाराजा इंद्र को 2 दिनों में बाहर होना चाहिए। जब वह समय आएगा तो क्या हम ब्रेज़्ड मटन स्टू बनाएंगे? ब्रेज़्ड मटन अच्छा नहीं है। बारबेक्यू रास्ता है। क्या मटन सूप की गंध अच्छी नहीं है? मटन सूप अच्छा नहीं है। सर्दियों में जब ये ठंडा होता है तो मटन सूप का स्वाद अच्छा होता है। यह अभी अच्छा नहीं है। ये बारबेक्यू और बियर का सीजन है। गुरु और नौकर, एक इंसान और एक बिल्ली, ने सारे ब्रेज़्ड टर्टल स्टार बीस्ट को खा लिया। दिव्या मेहता ने अपने गोल पेट को थपथपाया और जमीन पर लेट गई, उठने में असमर्थ थी। गुरु, देखो, तुमने मेरा पेट फिर से इतना बड़ा कर दिया है। तुम्हें किसने इतना खाने के लिए कहा? ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं मदद नहीं कर सकती। बकवास करना बंद करो। जल्दी से इन नक्षत्र जीव के सभी नक्षत्र कोश और मांस को इकट्ठा करो। आर्यन शर्मा ने दिव्या मेहता के नितंबों को लात मारी और वह जल्दी से काम करने के लिए उठी। मिल गया। उस बिंदु पर उसने महसूस किया कि वह अब आर्यन शर्मा की दास होने के लिए इतनी प्रतिरोधी नहीं थी। नक्षत्र जीव कभी गुलाम नहीं थे, लेकिन वह आर्यन शर्मा के भोजन और आश्रय को मना नहीं कर सकती थी। आदिजन्म 5वीं श्रेणी का काली कछुआ रक्त रेखा नक्षत्र जीव, एक महागुरु, बस उसी तरह स्ट्यूड किया गया था। स्वाद, बनावट, सामग्री, वह इतनी आज्ञाकारी क्यों थी? खैर, दुनिया में कुछ ऐसा ही अच्छा खोजना मुश्किल था। ब्रेज़्ड टॉर्टस मीट खाने के बाद उसकी साधना पहले से ही आदिजन्म 4थी श्रेणी के करीब थी। अब उसका रक्तसार नॉनस्टॉप पंपिंग हो रहा था। ये संभावना थी कि वह आज रात अगली श्रेणी में उन्नत होगी। सिर्फ इसके बारे में सोचना उसे खुश कर दिया। उसने 1 और 100 साल जोड़ने और 800 साल के लिए उसका नौकर बनने का फैसला किया। वह 800 साल बाद इसके बारे में कुछ करेगी। दिव्या मेहता ने जल्दी से सभी नक्षत्र कोश और नक्षत्र जीव को इकट्ठा किया जो अभी अभी मर गए थे। उसने उन्हें आर्यन शर्मा के सामने रखा और उन्हें एक छोटे पहाड़ में ढेर कर दिया। आर्यन शर्मा ने कुछ नहीं कहा और तुरंत उन सभी सामग्रियों को एक औषधि गोली में परिष्कृत करने के लिए दशम सहस्त्र का उपयोग करना शुरू कर दिया। अगर वह हैरान नहीं था तो महाराजा इंद्र अपने ग्रैंड एंट्रांस के बारे में होना चाहिए। हालांकि वह लड़ने के लिए रैंक्स को पार कर सकता था, फिर भी उसके लिए अपनी साधना बढ़ाना और दिव्य महागुरु रैंक तक पहुंचना बेहतर था। ये सुरक्षित था। आदिजन्म क्षेत्र में केवल महागुरु रैंक की 3 श्रेणियों को मार्शल आर्ट्स के सच्चे अर्थ को समझने की आवश्यकता थी। दिव्य महागुरु रैंक तक पहुंचने के बाद मार्शल आर्ट्स के सच्चे अर्थ के बारे में किसी के विचार और समझ धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे। इसलिए जब तक किसी की साधना पर्याप्त थी और किसी के विचार विकसित होते थे, तो कोई आसानी से दिव्य महागुरु रैंक तक उन्नत होगा। यहाँ मूल रूप से 140,000 से अधिक नक्षत्र जीव थे। उनमें से लगभग 100,000 पहले ही बाहर भेजे जा चुके थे और 40,000 से कम बचे थे। हालांकि यहाँ अधिक गुरु थे और काली कछुआ वंश की रक्त रेखा का नक्षत्र कोश भी था। यह एक आदिजन्म 5वीं श्रेणी का नक्षत्र कोश था। उसके अलावा उसने अभी अभी एक आदिजन्म 5वीं श्रेणी का बीस्टार्ड खाया था और उसके शरीर ने काफी आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्तसार जमा किया था। ये सब मिलाकर वह आदिजन्म 7वीं श्रेणी या दिव्य महागुरु रैंक तक उन्नत करने की कोशिश कर सकता था। दशम सहस्त्र ने हजारों नक्षत्र कोश और नक्षत्र जीव के कॉप्सेस के रक्तसार को जल्दी से परिष्कृत किया, उनके एक में फ्यूजन होने का इंतजार कर रहा था। सामान्य परिस्थितियों में रसायनज्ञ आमतौर पर नक्षत्र कोश या नक्षत्र जीव कॉप्सेस के समान स्तर के साथ एक गोली को परिष्कृत करेंगे।
अन्यथा ये दो या अधिक नक्षत्र कोश और नक्षत्र जीव के मास के विभिन्न गुणों के टकराव के कारण विस्फोट हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक था और यह जीवन धमकी भी हो सकता है। हालांकि दशम सहस्त्र अलग था। ये सम्राट स्तर पर एक एल्केमी तकनीक थी, इसलिए इसकी सहायता से आर्यन शर्मा आराम से हो सकता था। वह आसानी से विभिन्न प्रकार के नक्षत्र कोश और नक्षत्र जीव को एक साथ फ्यूज कर सकता था। हालांकि चूंकि वे बहुत अधिक थे, आर्यन शर्मा ने सभी नक्षत्र कोश को एक साथ फ्यूज करने के लिए पूरे 3 घंटे बिताए। ये वास्तव में आसान नहीं था। बहुत जल्द आर्यन शर्मा ने एक गोल औषधि गोली को परिष्कृत किया। चूंकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा थी, इसका आकार एक साधारण औषधि गोली से कहीं अधिक था। यह एक अंडे जितना बड़ा था। इसने एक समृद्ध सुनहरा रंग उत्सर्जित किया और एक औषधि सुगंध से भरा हुआ था जिसने लोगों को लालसा दी। गल्प। दिव्या मेहता एक माउथफुल ऑफ सलाइवा निगलने में मदद नहीं कर सकी। इतना बड़ा। उसने कसम खाई कि उसने अपने पूरे जीवन में इतनी बड़ी औषधि गोली कभी नहीं देखी थी। हालांकि उस औषधि गोली ने एक सम्राट गोली के स्तर तक नहीं पहुंची थी, यह एक हाफ स्टेप सम्राट गोली के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। इसके भीतर निहित ऊर्जा, अगर वह इसे खाती तो यह शायद उसे तुरंत आदिजनम तीसरी श्रेणी के आखिरी बिट को उन्नत करने की अनुमति देगा। इसे पूरी तरह से पचाने के बाद वह आदिजनम चौथी श्रेणी में उन्नत करना जारी रख पाएगी। वह शायद एक महागुरु भी बन जाएगी। हालांकि यह एक पिटी थी कि वह केवल इसे देख रही थी, क्योंकि अगले सेकंड में आर्यन शर्मा ने इसे तुरंत एक गल्प में निगल लिया। ड्रिप ड्रिप ड्रिप। दिव्या मेहता इतनी लालची थी कि उसकी लार लगातार बह रही थी। गुरु, ये किस स्वाद का है? ये 70% कच्चे स्टेक के स्वाद जैसा थोड़ा सा है। ये ताज़ा, टेंडर और स्वादिष्ट है, चिकना नहीं है। दिव्या मेहता और भी ईर्ष्यालु थी। आर्यन शर्मा द्वारा गोली निगलने के बाद उसने तुरंत अपने गले से एक मजेस्टिक ऊर्जा प्रवाह महसूस किया और अपने आंतरिक अंगों में डाला। ताकत बहुत मजबूत थी, बहुत घनी थी। आखिरकार ये 40,000 से अधिक नक्षत्र जीव का नक्षत्र कोश था। जब एक साथ जोड़ा गया तो इसकी ताकत साधारण लोगों की कल्पना से परे थी। आर्यन शर्मा ने एक बार फिर महसूस किया कि उसका शरीर तीव्रता से उबलना शुरू हो गया है। पिछली बार की तुलना में ये कई गुना मजबूत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आखिरी बार जब उसने इसे परिष्कृत किया था तो केवल काले स्केल्ड सांप, एक आदिजनम चौथी श्रेणी का कॉप्स और एक नक्षत्र कोश था। उस समय 40,000 से अधिक नक्षत्र जीव थे और उनमें से गुरुओं और महागुरुओं की कोई कमी नहीं थी। हालांकि इसने गारंटी नहीं दी कि वह सफलतापूर्वक उन्नत हो पाएगा। हालांकि पिछली बार से औषधि गोली छोटी थी, उसने तब कुछ महीनों के लिए पहले ही साधना कर ली थी और उसके शरीर ने पहले ही काफी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। उस क्षण उसने अभी अभी आदिजनम छठी श्रेणी में उन्नत किया था और यह केवल 1 महीना था। इसके अलावा जितनी अधिक उसकी साधना उन्नत हुई, उसे उन्नत करने के लिए उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। इसलिए वह 100% सुनिश्चित नहीं हो सकता था कि वह दिव्य महागुरु रैंक में उन्नत हो गया था। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में सर्ज हो गई क्योंकि सभी प्रकार की साधना पद्धति अपने आप सक्रिय हो गई थी। उन्होंने उसके शरीर में मेरिडियन में प्रसारित करना शुरू कर दिया, हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा को दबा दिया और आर्यन शर्मा की नसों और मेरिडियन पर धोया। प्रचंड खंजर, आकाश भेदी तलवार, दिव्य संकल्प, वायलेट सी ऑफ स्टार्स, अखंड वज्र दिव्य कला, गगन सुधार, प्रभात तारा पद्धति, दिव्य शिल्प, दशम सहस्त्र, यहाँ तक कि आध्यात्मिक साधना पद्धति, सप्तर्षि महारहस्य भी एक साथ प्रसारित हुई और औषधि गोली में आध्यात्मिक ऊर्जा का सेवन किया। आध्यात्मिक ऊर्जा का वह हिस्सा नक्षत्र जीव के नक्षत्र कोश से आया था। केवल 2 तकनीकें थीं जो प्रसारित नहीं हुईं। आखिरकार वे मुख्य शरीर की ताकत की सीमा के भीतर नहीं थे और बाहरी सहायता के रूप में माने जाते थे। विभिन्न शक्तिशाली साधना पद्धतियों के दमन के तहत मूल रूप से हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा उस क्षण धीरे धीरे आज्ञाकारी हो गई। फिर उन्होंने एक निश्चित संचालन मार्ग का पालन किया और लगातार आर्यन शर्मा के मेरिडियन के माध्यम से धोया। फिर भी आर्यन शर्मा के मेरिडियन विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा के अचानक बम्बार्डमेंट का सामना करने में असमर्थ थे। बस बहुत ज्यादा था। वे आज्ञाकारी रूप से उस रास्ते का पालन कर सकते थे जिसे साधना पद्धति ने उन्हें लुभाया था, लेकिन वे धीमा नहीं कर सकते थे। अन्यथा वे निश्चित रूप से तुरंत विस्फोट हो जाएंगे। इससे आर्यन शर्मा ने भावना के साथ आहें भरी। गोलियां खाने में जोखिम थे, इसलिए उन्हें खाने से पहले सावधान रहना होगा। सौभाग्य से उसकी गगन सुधार तकनीक और प्रभात तारा पद्धति लगातार उसके टूटे हुए मेरिडियन की मरम्मत के लिए सक्रिय हो रही थीं। फिर उसने अपने मेरिडियन को स्टील की तरह कठोर बनाने के लिए अखंड वज्र दिव्य कला को प्रसारित किया। इस तरह आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी भी हिंसक क्यों न हो, यह आर्यन शर्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये केवल उसकी साधना को सोरिंग अप, एक रॉकेट की तरह सोरिंग अप करने की अनुमति दे सकता था। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ी, आर्यन शर्मा का आत्मविश्वास मजबूत हुआ। महाराज इंद्र, मेरा इंतजार करो। ... उसी समय कई शहरों के नीचे जमीन से लगातार भयावह हंसी उत्सर्जित हुई।
ताज़ा रक्त, ये ताज़ा रक्त की गंध है। मैं पहले ही इसे सूंघ सकता हूँ। ही। इतना सारा ताज़ा रक्त, इतनी सारी शुद्ध ऊर्जा के साथ, ये लानत सील मुझे कैसे रोक सकती है। उसने तुरंत तेजी से उस रक्तसार को अवशोषित करना शुरू कर दिया जो जमीन में रिस गया था। वह अपने शरीर में शक्ति को लगातार बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। इतने सालों तक सील रहने के बाद जो शक्ति सूख गई थी वह एक सूखे पेड़ की तरह थी जो अभी अभी जीवन में वापस आया था। शक्ति की वापसी ने भी उसकी महत्वाकांक्षाओं के पुनरुद्धार को लाया, इसलिए एक घना किलिंग इंटेंट लगातार फैल रहा था। इंसान 56 साल तक इस राजा ने पीड़ित किया है। इस बार मैं ये सब तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें उस पर पछतावा कराऊंगा जो तुमने तब किया था। मैं तुम्हें बताऊंगा कि भगवान इनवायलेबल है और पुस्तकालय से वह छोकरा, बस तुम इंतजार करो। मैं निश्चित रूप से तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा, साशिमी खाने की तरह। मैं तुम्हें किसी भी चटनी में डुबो नहीं पाऊंगा और तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा खाऊंगा। आदिजन्म 7वीं श्रेणी, दिव्य महागुरु में उन्नति। ... अजीब, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह सारा रक्तसार नक्षत्र जीव से संबंधित है। ये बेवकूफ क्या कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर मनुष्यों को नहीं मारा, इसके बजाय उन्होंने खुद को मार डाला। महाराज इंद्र ने अपनी भौहें उठाईं। लगता है कि मानवता ने इन कुछ वर्षों में बहुत जल्दी विकसित किया है। आखिरकार वे ब्रह्मांड में 10,000 जातियों में सबसे मजबूत रेस हैं। हम एक हल्के स्नॉट के बाद उसने अपना सिर हिलाया। भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहले ऊर्जा जमा करने और खुद को इंसील करने दो। जब तक मैं बाहर निकलता हूँ, भले ही कुछ चींटियां मर जाएं, यह इसके लायक होगा। जैसे ही उसने ताज़ा रक्त से ऊर्जा को अवशोषित किया, उसकी ताकत लगातार बढ़ती रही। उसके शरीर के भीतर से एक बेहद शक्तिशाली ऑरा धीरे धीरे फट गया। अचानक कुछ सील किए गए क्षेत्रों से एक बेहोश क्रैकिंग साउंड सुनी जा सकती थी। एक बुरी शक्ति प्रकट हुई और लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और अन्य शहरों के ऊपर आकाश काले बादलों से ढका होने लगा। तारों की रोशनी और चांदनी ने आकाश को ढक दिया। क्या हो रहा है। इससे पहले कि शहरों के केंद्र में योद्धा यह मना पाते कि नक्षत्र जीव सभी मारे गए थे, पलक झपकते ही वे उस अजीब, डराने वाली शक्ति से दबा दिए गए थे और उनके दिल तेजी से धड़कने लगे थे। क्या एक शक्तिशाली बल है। यह और शायद एक पीक महागुरु से कम नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य संघ से अन्य लोग आ रहे हैं। लानत है, यहाँ तक कि एक दिव्य महागुरु भी आ रहा है। ये सही नहीं है। यह और महाराजा इंद्र है। वह कुछ बड़े शहरों में सील है। कुछ बूढ़े लोगों ने पहले ही महसूस कर लिया था कि यह महाराजा इंद्र का औरा था। योद्धाओं की दुनिया का जीवन काल थोड़ा लंबा था। इसके अलावा कुछ महागुरुओं ने 56 साल पहले के जीव संकट का अनुभव भी किया था। यही कारण था कि उन्हें महाराजा इंद्र का औरा याद था। जल्दी सील किए गए क्षेत्र में जाओ। हालांकि जैसे ही वे हिलने वाले थे, पृथ्वी हिंसक रूप से कांपने लगी। रंबल, विशाल ट्रेमर ने अनगिनत नागरिकों को आतंक में गिरने का कारण बना दिया। क्या हो रहा है। क्या यह एक भूकंप है। ट्रेमर कुछ सेकंड तक नहीं चला इससे पहले कि एक शुद्ध सफेद प्रकाश अचानक शहर के केंद्र से उठा और आकाश में गोली मार दी। उसी समय एक बेहद जोरदार दहाड़ हर किसी को आसपास सुना गया था। हा 56 साल। मैं, महाराजा इंद्र, आखिरकार बाहर आ गया हूँ। अगले सेकंड में कई प्रकाश किरणें तेजी से एक और दिशा में इकट्ठा हुईं। महाराजा इंद्र फिर से एकीकृत होना चाहते हैं। उनके क्लोन में केवल एक महागुरु की ताकत है। अगर वह फिर से एकीकृत हो जाता है तो वह वास्तव में एक दिव्य संघ के स्तर पर अपनी साधना को ठीक कर देगा। महान संघ गुरु स्तर से ऊपर के योद्धा निपुण, उसका पीछा करो। बाकी तुम जल्दी से इस मामले की रिपोर्ट हायर अप्स को करो। ... दूसरी तरफ घाटी में एरियन शर्मा के शरीर ने पहले ही धीरे धीरे सुनहरी रोशनी की किरणों को उत्सर्जित करना शुरू कर दिया था। वह अखंड वज्र दिव्य कला द्वारा उत्सर्जित प्रकाश नहीं था। इसके बजाय उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही एक सीमा को तोड़ चुकी थी। लगभग 0 बाउंड्री पॉइंट से अधिक थी जिसे उसका वर्तमान शरीर सहन कर सकता था, जिससे ऊर्जा उसके शरीर की सतह पर अत्यधिक केंद्रित हो गई। नतीजतन इसने एक सुनहरी रोशनी बनाई। उस क्षण एरियन शर्मा के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा से एक विशाल इम्पैक्ट सहने के बाद उसके पूरे शरीर में कुछ मौलिक परिवर्तन हुए। उसके शरीर में हर एक कोशिका में एक अर्थ शेकिंग परिवर्तन हुआ। एक मजबूत शक्ति को नियंत्रित करने और सहन करने में सक्षम होने के लिए उसकी कोशिकाओं ने सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ फ्यूज किया और यह पहले ही लगभग आधा आध्यात्मिक ऊर्जा का एक मैनिफेस्टेशन बन गया था। उस तरह की ऊर्जा के मैनिफेस्टेशन के अनुसार एरियन शर्मा को सीधे खुद को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी दिव्य आत्मा भी मजबूत हो गई थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत हो गई थी। भले ही उसने सप्तर्षि महारहस्य जैसी आध्यात्मिक पद्धति का उपयोग नहीं किया, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी जारी की गई थी जैसे कि यह कॉर्पोरियल थी, एक जाल बना रही थी जिसने दृढ़ता से हर कोशिका को बंद कर दिया था जो पहले ही आधे आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गई थी।
पहले एरियन शर्मा जानता था कि जब वह एक महागुरु था तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही मैनिफेस्टेड हो जाएगी, लेकिन ये कॉर्पोरियल नहीं होगी। इसके बजाय यह उसके हमलों से जुड़ी होगी। इसलिए महागुरु स्पिरिट बॉडीज को खत्म कर सकते थे और बुरी आत्माओं जैसे विशेष एग्जिस्टेंसेस से निपट सकते थे। दिव्य महागुरु युग के दौरान उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही कॉर्पोरियल रूप में संघनित हो गई थी, जिससे वह सीधे हमलों को शुरू करने के लिए इसका उपयोग कर सकता था। केवल अब उसे पता चला कि यह स्पष्टीकरण बहुत सही नहीं था। अधिक सटीक होने के लिए यह इसलिए था क्योंकि शारीरिक शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा के नियंत्रण की आवश्यकता थी, इसलिए उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ने के लिए कोई विकल्प नहीं था। जब वह गुरु रैंक में था तो उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा नहीं थी। ये केवल बाहर की ओर जारी किया गया था और एक साधारण व्यक्ति का शरीर इसका सामना कर सकता था। जब वह महागुरु रैंक में था तो उसके शारीरिक शरीर ने पहले ही बोझ को सहन करना मुश्किल खोजना शुरू कर दिया था, जिससे मानव शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा विकास की प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर किया गया था। अंततः दिव्य संघ में शारीरिक शरीर में एक पूर्ण म्यूटेशन या विकास हुआ। फिर आध्यात्मिक ऊर्जा को एक बार फिर से बढ़ाया गया, एक ठोस पदार्थ में संघनित होकर शरीर की कोशिकाओं को मजबूती से सॉलिडिफाइंग करने के लिए और उन्हें वेपराइजिंग से रोकने के लिए। आध्यात्मिक ऊर्जा दिव्य संघ से एक अतिरिक्त एनहांसमेंट नहीं थी, इसके बजाय ये कुछ ऐसा था जिसे दिव्य संघ को बढ़ाने के लिए कोई विकल्प नहीं था। ठीक उसी तरह जैसे एक अच्छे घोड़े के पास एक सैडल होती है और एक अच्छी कार के पास एक अच्छा टायर होता है। अगर दिव्य महागुरु अपनी ताकत को पूरी तरह से प्रदर्शित करना चाहता था तो उन्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाना होगा। एरियन शर्मा आखिरकार समझ गया कि आदिजनम क्षेत्र को 3 रैंक्स गुरु, महागुरु और दिव्य महागुरु में क्यों विभाजित किया गया था। संक्षेप में, ये जीवन विकास की एक प्रक्रिया थी, एक इंसान से एक उच्च जीवन रूप में विकास की एक प्रक्रिया। ये समझना भी मुश्किल नहीं था कि क्यों मनुष्यों ने अंतिम रैंक को डिवाइन महागुरु कहा। ये बहुत सरल था, मनुष्यों को दिखावा करना पसंद था और खुद को भगवान कहना पसंद था। अन्यथा उन्होंने खुद को भूत संघ, जानवर संघ या मानव संघ क्यों नहीं कहा था। उन्हें खुद को दिव्य संघ क्यों कहना पड़ा। सबसे अधिक संभावना है पहला योद्धा जिसने तब दिव्य संघ रैंक तक साधना करने के लिए उस नाम के साथ आया था, वह भी एक गहराई था, है ना। खैर, उनकी परवाह कौन करता है। वैसे भी उसकी साधना बढ़ गई थी। ये कुछ ऐसा था जो जश्न मनाने लायक था। इसके अलावा आसपास के शहरों को नक्षत्र जीव द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं किया गया था। मटन स्क्यूअर्स शायद बाहर आने वाले थे। हर कोई खुश था। उस क्षण दिव्य आत्मा की गोल्डन बुक फ्लिकर्ड हो गई। एरियन शर्मा ने अपने मन को शांत किया और एक नजर डाली। ये द अर्थ शेटरिंग सेलेस्टियल डिपर एरे था। ये पहले ही गोल्डन बुक द्वारा पूरी तरह से पकड़ा गया था और इसे परफेक्ट किया गया था। फिर बिल्कुल गगन सुधार और प्रभात तारा पद्धति की तरह 2 सम्राट स्तर की हीलिंग तकनीकें सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं जो एक दूसरे को आकर्षित करती थीं। द अर्थ शेटरिंग सेलेस्टियल डिपर एरे और आकाश रचना चक्र भी सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे जो एक दूसरे को आकर्षित करती थीं। इसका मतलब था कि द अर्थ शेटरिंग सेलेस्टियल डिपर एरे और आकाश रचना चक्र के अलग अलग मूल थे। इसका मतलब है कि वे एक अलग सम्राट चक्र जोड़ने के बाद एक साथ फ्यूज हो सकते थे, है ना। यह अच्छी खबर थी। ये पहले जलगांव शहर में लौटने का समय है। मटन स्क्यूअर्स जल्द ही जागने वाले होने चाहिए। एरियन शर्मा ने एक पल के लिए सोचा। एक विचार के साथ वह तुरंत एक सुनहरी रोशनी में बदल गया जो सीधे आकाश में गोली मार दी। बूम! पल भर में पूरी पृथ्वी हिंसक रूप से कांप गई, जैसे कि वह उस विशाल बल का सामना नहीं कर सकती थी। हवा में भी हिंसक ट्रेमर्स की लहरें उत्सर्जित हुईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि एरियन शर्मा की गति वास्तव में बहुत तेज थी। इसके अलावा उसके चारों ओर सभी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए थे। हालांकि वह केवल अकेला था, उसकी प्रभाव की सीमा एक बड़े रॉकेट से अधिक हो गई थी। इतनी तेज, एरियन शर्मा आश्चर्य में चिल्लाने में मदद नहीं कर सका। हालांकि आदिजनम 6ठी श्रेणी से आदिजनम 7वीं श्रेणी तक केवल एक श्रेणी की वृद्धि हुई थी, उसकी ताकत में वृद्धि अविश्वसनीय थी। ये 5वीं श्रेणी से 6ठी श्रेणी तक की वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। उसकी साधना पहले ही बढ़ा दी गई थी। दिव्य संकल्प तकनीक के अलावा ये बस हास्यास्पद रूप से तेज था। वह गति इतनी तेज थी कि वह थोड़े समय के लिए भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसका शरीर इतना तेज था कि यह कुछ हद तक नियंत्रण से बाहर था। हालांकि जब वह इसकी थोड़ी आदत हो जाएगा तो ये ठीक रहेगा। एरियन शर्मा ने एक गहरी सांस ली। उसने सप्तर्षि महारहस्य को प्रसारित नहीं किया और अपने शरीर पर अपने सभी रिस्ट्रेंट्स को जारी कर दिया। उसने केवल दिव्य संघ रैंक की शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग अपनी ताकत में परिवर्तनों की आदत डालने के लिए किया। इस तरह थोड़े समय के बाद उसे पूरी तरह से दिव्य संघ रैंक की ताकत की आदत हो जाएगी। आध्यात्मिक नियंत्रण को जारी करने के बाद एरियन शर्मा की गति और भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में एक और बिजली का बोल्ट था जो फ्लैश्ड और गायब हो गया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी, यहाँ तक कि एक वायु विस्फोट की आवाज